इसमें देखो ये आज करने वाले अप्रोच एंड बेसिक टेस्टिंग, उसमें अप्रोच है, टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टेस्टिंग आगे। देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें मैं बताता हूँ। जास्मिन क्या है कि एक ओपन सोर्स है, ठीक है, एंगुलर के लिए बना है, नोड जेएस है, और ब्राउजर में भी तुम देख सकते हो कैसा रन होता है, उसका क्या फीचर्स है, जो कि डीबग अंडरस्कोर डीबग में जो तुम चलाते हो वही है, ठीक है। फिर क्या होता है इसमें, पहला तो इसका हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कई सारा बिल्ट इन मैच आ रहा है, जैसे कि टू इमेज, टू बी ट्रूथी या टू बी फॉल्स वैसा। सेकंड ये है कि इसमें बिल्ट इन असर्शंस है, ठीक। असर्शंस क्या होता है, जैसे टू बी ग्रेटर देन, टू इक्वल टू बी वैसा। तो ये क्या होता है, ये तुमको इसके अंदर पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ती है डायरेक्ट। ये मैंने 2 मिनट गलती कर दी है, बट ठीक है। टू बी ट्रूथी, टू बी फॉल्स, इसमें की डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि बिल्ट इन असर्शन क्या होता है, पैरामीटर पास करना होता है, इक्वल है, ठीक है, 2 मिनट 1 सेकंड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इतना तो बेसिक्स है। नेक्स्ट इसमें इजी अप्रोच एंड सिंटैक्स, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें। बाकी तुम टेस्ट करोगे कुछ, जैसा मौका हो गया, तो मौका में तो टेस्ट करोगे ना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें। इसमें इजी अप्रोच है और इजी सिंटैक्स है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो मैंने रेड में शायद होल्ड करने का प्लान किया था पहले, बट रहने दो, ये बिहेवियर ड्रिवन अप्रोच है। तो बिहेवियर ड्रिवन क्या होता है, तुम्हारा, तुम देखो, तुम जब भी लिखोगे ना तुम कुछ, अब देखो टेस्ट केस दो टाइप का होता है, एक होता है बिहेवियर ड्रिवन और एक होता है तुम्हारा टेस्ट ड्रिवन। टेस्ट ड्रिवन में क्या होता है कि तुम्हारा बेस्ड ऑन योर टेस्ट केसेस, ठीक है, तुम्हारा कंपोनेंट शेप चेंज कर सकता है, एंड तुम लिखते हो सिर्फ उस कंपोनेंट को चेक करने के लिए। जैसे तुमने अभी लिखा था कंपोनेंट इक्वल्स टू दिस कंपोनेंट डॉट, तुमने कुछ कॉल किया और तुम वो चेक करो, वो टेस्ट ड्रिवन होता है। हमारे बिहेवियर ड्रिवन है, तो कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि मान लो, चलो आगे तुम समझ जाओगे, अगला 3 स्लाइड उसी के ऊपर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, दो अप्रोच होता है, एक डेवलपर अप्रोच जो कि तुम यूज करते थे पहले, ठीक है, डेवलपर अप्रोच, प्योर डेवलपर। फिर तुम डेवलपर जानते हैं कि कौन सा फंक्शन कैसा काम करता है, उसका आउटपुट क्या होगा और कैसे इवेंट काम करता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है कि मेन प्रायोरिटी बिहेवियर में क्या है कि हमारा यूआई कंपोनेंट, अगर यूआई है उसमें, ठीक है, तो यूआई मेन ज्यादा ये होता है, क्योंकि वो एंड यूजर को दिखेगा, ठीक है। एंड यूजर के हिसाब से तुमको अपनी चीजों को करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है, एक मेन्यू बार है, ठीक है, मेन्यू बार में एक ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन में जब तुम खोलोगे, ठीक है, तो उसमें एक मेन्यू है जिसका नाम है गेट नेम या गेट इन्फो। गेट इन्फो में क्लिक करोगे, फिर आएगा तुम्हारा नाम, हाय आशीष, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हाय आशीष वैसे दिखा देगा। तो अब तुमको ऐसे ही चेक करना है एंड यूजर के हिसाब से, मेन्यू में वहां क्लिक करके ऐसा ऐसा आशीष होगा। तुमको क्या करना है, पहले मेन्यू में वो जगह क्लिक करना होगा, ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन में फिर वो वाला गेट इन्फो में क्लिक करना पड़ेगा। फिर तुमको चेक करना पड़ेगा कि वो जो हाय आशीष है वो प्रिंट भी हो रहा है कि नहीं। ये तुम्हारा अप्रोच है। तो दैट, मतलब एक एंड यूजर के अप्रोच के हिसाब से तुम अपना कोड करोगे, ठीक है। तो देखो ये चीज कहाँ जरूरत पड़ती है, जब तुम एक सर्विस टेस्ट कर रहे हो, कोई इवेंट चेक कर रहे हो, वेरिएबल, जब तक डेवलपर अप्रोच होता है, ठीक है। बट जब मेन अल्टीमेटली जो होता है तुम्हारा यूआई इज द प्रायोरिटी। और ये एग्जांपल मैं तुमको सबसे लास्ट वाला एग्जांपल इसी का है कि कैसे यूआई इज ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। अभी क्या है, जैसे कि एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ बिहेवियर ड्रिवन का, ठीक है, ठीक है, ओके। एक स्टैटिक टेस्ट, मतलब ये तुम्हारा वेब पेज है, ठीक है, जिसमें एक इमेज है और एक सैमी द शार्क करके लिखा है, ठीक है। और ये दोनों स्टैटिक है, तुमने हार्ड कोड किया है सब कुछ, ठीक है, कुछ भी बैकएंड से नहीं आता, कुछ नहीं आता। तुम इसमें टेस्ट केस क्या लिखोगे इन जनरल, तुम पहला टेस्ट केस तुम्हारा ये होगा कि इमेज रेंडर हो रहा है कि नहीं, और सैमी द शार्क रेंडर हो रहा है कि नहीं। ये तुम्हारा पहला टेस्ट केस है, बेसिक्स, और कुछ भी नहीं है इस कंपोनेंट में, ठीक है। अब तुम देखो यही चीज डायनामिक हो गया, ठीक है। अब डायनामिक में क्या है कि बेस्ड ऑन इनपुट फील्ड, ठीक है, अभी एक इनपुट फील्ड इज विजिबल टू, ठीक है। अब अगर इज विजिबल टू ट्रू है तो ये दोनों दिखना चाहिए, लेकिन अगर फॉल्स है तो सिर्फ इमेज दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। इन दैट केस तुम्हारा क्या आएगा, पहले तुम उसमें दो इट करके लिखोगे। पहले में लिखोगे कि ये एक्सपेक्टेड विजिबल है कि नहीं, सेट टू ट्रू, इफ इज विजिबल सेट टू ट्रू, ठीक है। और सेकंड में ये लिखोगे कि अगर ये नहीं आ रहा है तो टेक्स्ट फील्ड शुड नॉट रेंडर, इमेजेस शुड रेंडर, मतलब इमेज रेंडर होना चाहिए, टेक्स्ट फील्ड रेंडर नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा टेस्ट केस लिखोगे, सिंपल बस, ठीक है। अब तीसरा देखो, अभी तुम ये देखो कुछ एडवांस बड़ा, जैसे लॉगिन स्क्रीन पूरा का पूरा ये तुमने कंपोनेंट बनाया, ठीक है।
अब इसमें कितना पॉसिबल ऑफ टेस्ट केस हो सकता है? पहला तो लॉगिन फॉर्म शुड रेंडर एक्सपेक्टेड एलिमेंट, ये यूजर नेम, ये लेबल, ये दोनों, फिर ये दो बटन और ये पूरा का स्क्रीन रेंडर हो रहा है, ठीक है, सब चेक करोगे। फिर इट शुड क्लोज ऑन क्लिकिंग कैंसिल बटन में बंद हो जाएगा, ठीक है, वो चेक करोगे। इट शुड वैलिडेट इनपुट, मान लो किसी ने पासवर्ड कम लेटर का डाला तो वो भी तुम वैलिडेशन चेक करोगे, ठीक है। फिर इट शुड कॉल, जो भी अगर मान लो सक्सेसफुल हो गया तो कहीं बैक एंड कॉल, कुछ कॉल या लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज कुछ कॉल करेगा तो उसका फिर तुम टेस्ट केस लिखोगे, सिंपल। अभी फिर और क्या हो गया, अब मान लो कि वैलिड लॉगिन हुआ, ठीक है, जो सर्विस है उसमें जो पैरामीटर जा रहा है, जैसे कि या तो फिर आ रहा है, या तो जैसे कि सक्सेसफुल तो 201 आता है हमारा स्टेटस, वो आ रहा है कि नहीं, वो सब तुम चेक करोगे, ठीक है। फिर इट शुड रीसेट फॉर्म ऑन सबमिट, हाँ जैसे सबमिट हो गया तो इसको रीसेट कर देगा या क्लोज कर देगा, या कहीं और राउट करना है तो राउट भी कर देगा, ठीक है। और अनसक्सेसफुल हुआ तो फिर रीसेट और एरर थ्रो करेगा, तो तुम ये सब चीजें चेक करोगे, ठीक है। अभी देखो, अभी तुम्हारा टेस्टिंग काम कैसे करता है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले लिखते हो ये पूरा डिस्क्राइब, फिर बिफोर ईच, फिर सेटअप मॉड्यूल, फिर इट के अंदर चीजें लिखते हो। तो बेसिकली क्या होता है, तुम ये समझो कि ये पूरा काम कैसे करता है। अभी हमारे यहाँ डिस्क्राइब होता है, तो सबसे इनर मोस्ट डिस्क्राइब सबसे पहले कॉल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा कॉल होगा बिफोर ऑल, ठीक है, मतलब एक होता है बिफोर, जैसे बिफोर ईच होता है वैसे एक बिफोर ऑल होता है, मतलब सबसे पहले, मतलब इन सब से सारे इट से पहले वो कॉल होगा, ठीक है। फिर एक हर इट से पहले बिफोर ईच कॉल हो, फिर इट कॉल होगा, फिर आफ्टर ईच कॉल होगा, ठीक है। हम ये सब यूज कर सकते हैं, हम यूज करते नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो तुमने कोई सब्सक्रिप्शन बना दिया तो तुमको आइदर आफ्टर ईच में, अगर तुमने बिफोर ईच में कोई सब्सक्रिप्शन बनाया तो आफ्टर ईच में उसको अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा, और तुमने बिफोर ऑल में बनाया तो आफ्टर ऑल में उसको अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ फ्लो, फॉर फर्स्ट इट ऐसा फ्लो है, फॉर सेकेंड इट फिर तुम बिफोर ईच, इट, आफ्टर ईच, ऐसा मल्टीपल जितना भी इट है उसके बाद फिर आफ्टर ऑल और पेरेंट डिस्क्राइब, उसका जस्ट पेरेंट जो रहेगा, इनर मोस्ट है ना, तो उसका जस्ट पेरेंट जो रहेगा उसका डिस्क्राइब, फिर यही साइकिल में फ्लो होगा, ठीक है। ये फ्लो हो गया, ठीक है। और यही चीज बताया, डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, बेसिकली तुम एक तरह से डिस्क्रिप्शन दे रहे हो इस कंपोनेंट को कि भाई ये, तो ये जास्मिन जो है इन सबको इंडेक्स करता है कि भाई डिस्क्राइब है, इसके अंदर का वो नहीं देखेगा, पहले वो डिस्क्राइब देखेगा फिर वो आगे की चीजें देखेगा, ठीक है। और तीसरी चीज कि सेटअप, ट्रिगर स्लैश एक्शन या असर्शन, ये तीन चीजें होती है। सेटअप क्या होता है, जहाँ पे तुम चीजें सेट करते हो, इन्वायरमेंट सेट करते हो, चीजें सेट करते हो, वो होता है, जैसे यहाँ बूटस्ट्रैप है अपना, रेड में ये हो गया। ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर वो होता है जहाँ पे तुम एक्शन परफॉर्म करते हो असर्शन चेक करने के लिए। जरूरी नहीं है कि हो, कई बार नहीं होता है, लेकिन और रहता है, जैसे ट्रिगर हो गया, फ्लश हो गया, तुम कोई सर्विस को कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो वैसा, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिगर या एक्शन, ठीक है। और तीसरा है असर्शन, असर्शन में तुम चेक करते हो तुमको जो भी चेक करना है, एक्सपेक्ट करके, ठीक है, वो पूरा, ठीक है, असर्शन कि भाई असर्ट है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं, फॉल्स है कि नहीं, सब पास हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक कंपोनेंट टेस्टिंग में, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट टेस्टिंग क्या है, तुम मान लो सिंपल मोस्ट मैंने ये डाला है, सिंपल मोस्ट है, तुमको चेक करना है, मान लो ये हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, और ये टीएस है, टीएस में तुमको ये चेक करना है, और ये टेस्ट है, मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपल तुम्हारा कंटेंट रेंडर हो रहा है, जैसा मैंने पहला बार कहा था, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इस कंपोनेंट पे, बस ये है जो कि ये रेंडर करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा टेस्ट केस डायरेक्ट होगा कि ये मेन कंटेंट रेंडर हो रहा है कि नहीं, मेन कंटेंट में तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो हेलो वर्ल्ड है कि नहीं, सिंपल, ठीक है। अभी हैज ईयर, ठीक है। अभी देखो सेकंड टाइम ये है कि अब मैंने सेकंड वाला जो केस था शो बुलियन, ठीक है, ये बुलियन डिसाइड करेगा कि ये यहाँ क्या रेंडर होगा, आइदर अगर ये ट्रू है तो हेलो वर्ल्ड होगा, फॉल्स है तो बाय वर्ल्ड होगा। तो हमने ट्रू के लिए टेस्ट केस लिखा, एक फॉल्स के लिए टेस्ट केस लिखा, फॉल्स में ये देखा कि बाय वर्ल्ड है कि नहीं, ठीक है। अभी तीसरा केस तुम देखो, अभी यहाँ पे क्या एक बुलियन, वो भी सेकंड केस जैसे ही है, सेकंड है बुलियन, बुलियन में ये शो होगा नहीं तो कुछ भी रेंडर नहीं होगा, इट विल बी एम्प्टी, ठीक है। तो मान लो ये ट्रू है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम नॉर्मल टेस्ट केस ही लिखोगे, ठीक है। नहीं फॉल्स है तो तुम्हारा गेट ईएल में एरर आएगा, एज ईएल यूज करना है टू बी फॉल्स, ठीक है। एज ईएल में तुम चेक कर लोगे फॉल्स है कि नहीं, उसके आगे तुमको गेट ईएल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एज में ही पता चल जाएगा नहीं है, ठीक है। और चौथा है, तो तुम क्या कर रहे हो, एक इनपुट में कोई नंबर भेज रहे हो, ठीक है। अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है तो 5 प्रिंट होगा, नहीं तो 0 प्रिंट होगा, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुमको चेक करना है
ये कॉल हो रहा है HTML से, HTML से कॉल हो रहा है मतलब ये पब्लिक है इन जनरल, ठीक है। प्राइवेट होता है प्राइवेट लिखा होता है, बाई डिफॉल्ट ये पब्लिक ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तुम पहले इनपुट भेज रहे हो, ठीक है। देखो हाँ, इसमें दो अप्रोच है। तो जैसे मैंने पहले कहा था यूआई वाले को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है कम्पेयर टू डेवलपर अप्रोच। तो ये डेवलपर अप्रोच ये कहता है कि मैंने कंपोनेंट लिया, कंपोनेंट को इनिशियलाइज किया, ये अगर मैं कुछ नहीं बढ़ा लूं तो मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट डॉट गेट कंटेंट टू करके भेजता हूँ, गेट कंटेंट टू एंड टू भेजा तो टू इज लेस देन 5 तो जीरो प्रिंट होगा, ठीक है। तो जीरो, ये सही है, टेस्ट किया कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसमें ये पता चलता है कि फंक्शन जैसा काम कर रहा है। बट अगर तुम एंड यूजर पर्सपेक्टिव से देखो तो तुम सेम चीज क्या करोगे, बूटस्ट्रैप नंबर 7 भेज दिए, ठीक है। अब 7 को तुम क्या कर रहे हो कि अब 7 आ गया, ठीक है, तुम इनपुट में ही भेज दिए इसको, ठीक है। अब तुम इनपुट में जब भेज दियो तो फिर उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, तुम इंस्टेड ऑफ चेकिंग दिस फंक्शन काम करेगी, तुम यहाँ चेक करो कि डिव में ये रेंडर हो रहा है कि नहीं। अगर डिव में सही रेंडर, हाँ डिव में ये रेंडर तभी होगा, ये वाला चीज, जब ये फंक्शन सही से काम कर रहा है। फंक्शन में ही गलती रहेगा तो यहाँ रेंडर ही नहीं होगा। तो इन जनरल तुम यहाँ पर ये अप्रोच ज्यादा प्रिफरेबल होता है। इसमें तुम ये चेक कर सकते हो 5। अब ये 2 लाइन का है, ये भी 2 लाइन का है, लेकिन इसमें क्या है कि तुम एक तरफ से ये भी चेक कर रहे हो डिव का कंटेंट, और तुम फंक्शन भी चेक कर रहे हो जो बिना फंक्शन को कॉल करे, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा टेस्ट केस ही कॉल कर देगा। तो दैट्स हाउ कि ये यूआई वाला अप्रोच या यूजर पर्सपेक्टिव से जो तुम देख रहे हो वो फाइनल होता है। सर्विसेज एंड असिंक टेस्टिंग है। तो असिंक्रोनस टेस्टिंग बेसिकली आपका ऑब्जर्वेबल या जो भी चीज आपको थोड़ा टाइम लगे, डिले लगे जिस टास्क में, जैसे बैकएंड कॉल्स मेनली या उसके अलावा एनीथिंग एल्स, तो उसके लिए हम बेसिकली असिंक्रोनस टेस्टिंग करते हैं। तो जैस्मिन में असिंक्रोनस टेस्टिंग का बेसिकली एक ही तरीका है, बहुत सही है, वो है मॉकिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम मान लो जैसे कि सर्विस है जो बैकएंड कॉल कर रहा है या कोई एसिंक्रोनस कॉल कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉमिस आपका हैंडल कर रहा है, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम क्या कर देते हैं, हम एक मॉक सर्विस बना देते हैं, ठीक है। मान लो कि ओरिजिनल सर्विस है जिसमें है स्मार्ट मेथड, ठीक है, तो वो कुछ एसिंक्रोनस कॉल कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम खुद का एक मॉक सर्विस बनाएंगे जिसमें एक स्मार्ट मेथड होगा। जो स्मार्ट मेथड में आइदर हम खुद का अपना आउटपुट ये कर सकते हैं कि हमें ये आउटपुट चाहिए स्मार्ट मेथड से, हमें वेट नहीं करना असिंक्रोनस कॉल को, हमें बस ये आउटपुट चाहिए, हम वो कर सकते हैं। या तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम मॉक कर रहे हैं, मॉक का वो स्मार्ट मेथड में आए और फिर हम ओरिजिनल मेथड भी कॉल कर सकते हैं। तो डिफरेंट मॉकिंग का स्टाइल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट बिहेवियर ऑफ कोड। सो मॉकिंग क्या होता है कि एक आपका जो भी कोड का बिहेवियर होता है, इसको हम एक रियल टाइम का कंट्रोल्ड वे में करते हैं। लाइक मान लो जैसे कि ये स्मार्ट मेथड है जो कि मेन सर्विस का है, हम उसको, जैसे कि मैंने समझाया कि उसको उसकी जगह हम एक मॉक सर्विस के स्मार्ट मेथड से रिप्लेस कर देते हैं, जो कि जिसका फंक्शनैलिटी भले कुछ भी ना हो, लेकिन वो आउटपुट आपको वो डिलीवर करेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो या रिक्वेस्ट करते हो। आपको जिस टाइप का आउटपुट चाहिए वो आप रिटर्न कर सकते हो उस मॉक से। ओके, सो बेसिकली अभी हम मॉक से क्या कर सकते हैं, मॉक से हम पहले राइट हैंड साइड का जो बेसिक स्टफ्स है वो समझते हैं। मान लो हमने कुछ चीज मॉक कर दिया, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या, दो बेसिक चीजें जो हम चेक करते हैं वो है कि पहला चीज वो कॉल हुआ कि नहीं। तो टू हैव बीन कॉल्ड मतलब वो हमने जो स्मार्ट मेथड है वो कॉल हुआ कि नहीं ये चेक करते हैं, टू हैव बीन कॉल्ड। तो अगर वो कॉल हुआ है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अल्स ये आपका टेस्ट केस एरर देगा। सेकंड होता है टू हैव बीन कॉल्ड विद पैरामीटर्स। मान लो कि आपने कुछ क्लिक किया जिसके असिंक जो सर्विस है उसमें आपका इनपुट जा रहा है नेम शिवम, तो अब वो आप वो भी चेक कर सकते हो नेम शिवम जा रहा है कि नहीं। तो वो उसके लिए सेकंड वाला जो है टू हैव बीन कॉल्ड विथ वाला है, तो उसमें आप पैरामीटर्स भी चेक कर सकते हो, बेसिकली आपका कौन सा पैरामीटर्स आपको एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अभी हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसमें क्या है, तो हम जब भी कोई स्पाई बनाते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसका आगे हम 3 मेथड यूज कर सकते हैं, डॉट एंड, डॉट कॉल थ्रू, एक रिटर्न वैल्यू है और एक कॉल फेक है। तो अब ये 3 चीजें क्या होते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले नॉर्मल रिटर्न वैल्यू। तो हम जैसे कि पुराने वाले में देखे, हमने एक मॉक सर्विस बनाया है जिसका नाम है स्मार्ट मेथड। अब उसमें क्या है कि स्मार्ट मेथड हम चाह रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है उसका नाम नेम शिवम है, तो हमको नेम शिवम ही आ जाए, हम नहीं चाहते पूरा असिंक्रोनस कॉल या जो भी फंक्शन कॉल है वो हो, ठीक है।
तो हम क्या कर दिए कि डायरेक्टली हमने एंड रिटर्न वैल्यू नेम शिवम करके डाल दिया। अभी एक होता है कॉल थ्रू। अभी मान लो कि हमने उसका चेक किया कि टू हैव बीन कॉल हुआ कि नहीं, फिर हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि असिंक्रोनस फंक्शन या नॉन असिंक्रोनस फंक्शन जो भी फंक्शन हो वो कॉल भी हो और उसका आउटपुट जो भी हो, आउटपुट हमें चाहिए लेकिन वो कॉल हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉल थ्रू यूज करते हैं। तो कॉल थ्रू में क्या होता है, आपका ओरिजिनल जो फंक्शन है, ठीक है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो उस फंक्शन का, जो कि यहाँ पे एक्चुअल वाला जो येलो वाला जो असिंक्रोनस कॉल है वो, या जो भी नॉन असिंक्रोनस कॉल है वो कॉल होगा। ठीक है, और तीसरा है आपका कॉल फेक। तो कॉल फेक क्या होता है कि हम एक जो भी आपका मान लो मॉक है, तो मॉक क्या करेगा, एक और फंक्शन हम उसमें लिखेंगे। ठीक है, वो फंक्शन फेक ही होगा, मतलब फेक इंप्लीमेंटेशन पूरा का पूरा बना देंगे। और हम चाहते हैं कि पूरा जो अपना स्पाई हो वो फेक कॉल को करे, ना कि एक्चुअल कॉल को। और वो आपने जो जो इम्प्लीमेंटेशन लिखा है वो ऐसा होगा। आप पूरा इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जैसा आप चाहे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, इतना थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, बट किसी को ये मॉकिंग में कोई डाउट है अभी तक? तो अब हम चलते हैं बेसिक असिंक अप्रोच होता क्या है। ठीक है, तो मान लो हमारा जैसे कि यहाँ पर कुछ स्मार्ट कंपोनेंट है, कुछ उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स है, एंड लाइक दैट। स्मार्ट कंपोनेंट्स जो बैकएंड से इंटरेक्ट करते हैं या असिंक्रोनस सर्विसेज से बहुत सारा इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, और डाटा वो लेकर आते हैं मेन, जो आपका मेन सोर्स जो होता है हमारा एप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट कंपोनेंट है, तो मान लो वो आइदर एक होता है राउटर से डाटा लेके आना। जब भी आपका पेज राउट होगा उससे आपका एक रिजॉल्व होके डाटा आएगा। ठीक है, वो आइदर एक तरीका होता है, या तो फिर होता है वो सर्विसेज से आएगा जो कि असिंक्रोनस बैकएंड कॉल करेंगे। तीसरा हो सकता है वो स्मार्ट कंपोनेंट स्टोर में, एनजीआरएक्स का स्टोर कॉन्सेप्ट है उसमें वो सेव करें। ठीक है, तो बेसिकली, और एक होता है चाइल्ड कंपोनेंट। तो अभी मान लो चाइल्ड कंपोनेंट भी कोई एक असिंक्रोनस फंक्शन कॉल करता है, जैसे कि हमने सेव किया या सेव पोस्ट है, हमने पोस्ट जैसी बटन दबाया, वो एक कोई और सर्विस के थ्रू असिंक्रोनस कॉल मारेगा जो बैकएंड में। या तो फिर वो कोई एक नॉन असिंक्रोनस फंक्शन या नॉर्मल आपका जो कॉमन फंक्शन होता है, ठीक है, वो उसको कॉल कर सकता है। या तो फिर वो कहीं और राउटर डॉट नेविगेट करके कहीं और नेविगेट हो जाए, कोई और दूसरा पेज खुल जाए। या तो फिर वो लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज को करता है। तो अभी हम देखते हैं इन सब में हम बेसिकली कई सारे, मतलब इन सारी चीजों को मॉक कर सकते हैं, बट हमें इस जैसे कि ये नॉन असिंक्रोनस फंक्शन है तो शायद हमें इसको मॉक करने की जरूरत ना पड़े। हम कर भी सकते हैं, दैट इज नॉट अ इशू, बट जरूरत नहीं है क्योंकि असिंक्रोनस कॉल है नहीं, और डायरेक्ट कॉल है तो डायरेक्टली सर्विस डॉट जो भी वो कॉल है वो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और बाकी सारी चीजें जो भी मैंने सर्कल की है मोस्ट प्रोबेबली ये सारे मॉक होंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितना टाइम लेंगे, क्या क्या इश्यूज होंगे, तो हम इसको मॉक करके अपने आउटपुट के हिसाब से कर देंगे। तो हो सकता है इन सब में से हमें एक में भी ओरिजिनल फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, हमें सारे के सारे अपने हिसाब से रिटर्न वैल्यू कर देंगे जो भी वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, लाइक ये बेसिक असिंक्रोनस का अप्रोच है। ठीक है, नाउ अभी हम कुछ ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था। तो एक है सेटअप मॉड्यूल। तो सेटअप मॉड्यूल क्या होता है, ये आपका एक फेक इन्वायरमेंट बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा, अगर आप आउटसाइड गूगल कोड करोगे, आप टेस्टबेड यूज करोगे, वैसे यहाँ पर सेटअप मॉड्यूल है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें कॉम्पैक्ट वे में, मतलब एक इजी वे ऑफ हैंडलिंग कर दिया है। तो अभी आप देखोगे सेटअप मॉड्यूल में बेसिकली वही स्ट्रक्चर है जो आप कंपोनेंट के डेकोरेटर में जब आप डालते हो, तो इंपोर्ट्स, डिक्लेरेशन, प्रोवाइडर, सुपर प्रोवाइडर, ये सब आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है सेटअप मॉड्यूल, आप ये बताते हैं। देखो, एक है इसमें इंपोर्ट्स में, जैसे कि हमने डाल दिया एक नूप एनिमेशन मॉड्यूल। तो जब भी आप कोई गूगल एंगुलर मटेरियल के कोई जैसे मैट स्टेपर या मैट टेबल या कुछ भी आप मैट रिलेटेड जिसमें एनिमेशन यूज होता है, तो अगर आप वो यूज करते हो तो आपको नूप एनिमेशन मॉड्यूल सारी चीजों का हैंडल कर देगा अपने आप ही, आपको कोई एनिमेशन रिलेटेड इश्यू नहीं आएंगे। ठीक है, और उसके अलावा है राउटर टेस्टिंग मॉड्यूल। मान लो कि आपका राउटर डॉट नेविगेट हो रहा है, आपका कोई डिफरेंट कंपोनेंट जा रहा है, नेविगेशन बहुत हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका राउटर टेस्टिंग मॉड्यूल उसका हैंडल कर देगा। आप उसमें अपने कस्टमाइज राउट्स भी डाल सकते हो, आप उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट इट इज आउट ऑफ स्कोप एज ऑफ नाउ। ठीक है, फिर आप कोई और मॉड्यूल जो इंपोर्ट कराना है, या तो फिर आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स हैं, हम डायरेक्टली उसको इंपोर्ट्स में डालेंगे, ना कि आगे डिक्लेरेशन में। ठीक है,
अभी हम चलते हैं डिक्लेरेशन में। आपका बेसिकली एप्स आएंगे, टेस्ट रैपर्स आएगा। टेस्ट रैपर में एक्सप्लेन करूंगा बूटस्ट्रैप टेम्पलेट के कॉन्सेप्ट में, और बेसिकली और फिर नॉन स्टैंड अलोन कंपोनेंट जो कुछ भी होंगे आप उसको डिक्लेरेशन में डालोगे। और प्रोवाइडर्स में आज जैसे कि हम सर्विस का टेस्टिंग भी देखेंगे, तो इसमें प्रोवाइडर्स में सर्विसेज और फिर अलायंस उसका है, और एक सुपर प्रोवाइडर है। तो सुपर प्रोवाइडर इज लाइक इंट्रेंसिंग टू गूगल। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका जो भी आप कंपोनेंट इसके अंदर डिक्लेयर करोगे, जो प्रायोरिटाइज्ड होते हैं, ठीक है, वो उनको क्या करेगा कि रूट में इंजेक्ट करेगा। तो उसमें ये ऑटोमेटिकली इनका प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होगा। और जब आपके कोई चीजें प्रायोरिटी ज्यादा हो या कुछ ऐसी चीजें हैंडल करना हो जो कि आप चाहते हो कि जैसे कि मान लो ऑथेंटिकेशन आपको चेक करना है कि गैपी ऑथेंटिकेशन जैसे चेक करना है, तो आप उसको सुपर प्रोवाइडर में डालोगे, ना कि प्रोवाइडर में। प्रोवाइडर का स्कोप थोड़ा मतलब एक लिमिटेड होता है, लेकिन सुपर प्रोवाइडर एक रूट में इंजेक्ट होता है, उसका प्रायोरिटी उसमें जो भी चीजें जाती है प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये चीजें आप इंपोर्ट कर सकते हो, और ये सब अभी इतना मतलब हम आगे देखेंगे एक दो एग्जांपल में कि इसको एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज। तो अभी हम चलते हैं बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप कंटेंट में, बूटस्ट्रैप टेम्पलेट में। बूटस्ट्रैप क्या करता है बेसिकली, ये हमने कल भी देखा था। ये क्या करता है, आप इसमें कस्टमाइज इनपुट डाल सकते हो कोई भी चीज का। जैसे कि हमारे यहाँ एक ऐप है, एक कंपोनेंट है ऐप, उसमें हम चाहिए दो इनपुट है, एक शो ट्रू है और एक इनपुट टू है जो कि कोई एरे है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने बूटस्ट्रैप में ही ऐप डाल दिया, आपको जो भी इनपुट्स है वो डाल दिया, और ये ऑटोमेटिकली कंपोनेंट को आपको रेंडर कर देगा। आपका ब्राउजर में अगर आप चेक करोगे कर्मा ब्राउजर खोल के, तो ये पूरा का पूरा रेंडर करता है उसको, ठीक है। बट मान लो कि हमें कंटेंट प्रोजेक्शन चेक करना है, या हमें वाया सेलेक्टर, जो एप्लीकेशन का सेलेक्टर होता है उसके थ्रू हमें एक्सेस करना है, तो हमें तब चाहिए होगा बूटस्ट्रैप टेम्पलेट। तो बूटस्ट्रैप टेम्पलेट क्या होता है बेसिकली, आप उसको ऐप सेलेक्टर, ये जो आई गेस आई कांट सेलेक्ट इट, ओके, जो ये होता है आपका ऐप सेलेक्टर, उसमें आप उसके इनपुट्स डाल सकते हो, आप उसमें कोई कंटेंट प्रोजेक्शन है वो डाल सकते हो, आप उसमें बेसिक इनपुट्स है वो भी डाल सकते हो। तो अभी आपको इनपुट डालना होने से एक बात याद रखना, जैसे कि मैंने लिखा है शो डाटा, शो जैसे कि एक वेरिएबल जो कि हम बूटस्ट्रैप में डाल रहे हैं, उसको हमें यहाँ बूटस्ट्रैप टेम्पलेट में डालना है। तो हम उसको एक वेरिएबल ऐसा स्ट्रिंग लिटरल के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि मैंने शो डाटा लिखा है, ठीक है। और एक इनपुट टू है, इनपुट टू डाटा, ठीक है। अभी यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया मैंने, लेकिन ये जो इनपुट है ना इसका, जैसे कि मैंने शो ट्रू और इनपुट ट्रू है, तो ये शो डाटा ट्रू होना चाहिए और इनपुट डाटा ये होना चाहिए। मतलब इट विल बी लाइक कि आपने यहाँ जो वेरिएबल्स अंदर डिक्लेयर किए हैं वही बाहर आने चाहिए। ये मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर बहुत सारी जगह मैंने देख रहा था, यहाँ पे हम कंपोनेंट इक्वल्स टू न्यू कंपोनेंट और डिपेंडेंसीज जो भी है उसका इंजेक्ट करते हैं, वो हम डायरेक्ट डाल रहे हैं यहाँ पे। दैट इज नॉट गुड अप्रोच, और इससे आप इनपुट्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप कोई फंक्शन रन करना हो तो कर सकते हो, बट इट इज नॉट फॉर इनपुट, तो इट इज नॉट एट ऑल प्रेफरेबल, ठीक है। और कोई डाउट है अब तक? ओके, तो अभी बेसिकली हम ये समझते हैं कि बूटस्ट्रैप टेम्पलेट एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि दिस इज इनसाइड गूगल, बाहर है नहीं। और बाहर इसका एप्लीकेशन कैसा होता है, मतलब इन जनरल क्या होता है, आप पहले क्या करते हो, आपको कंटेंट प्रोजेक्शन चेक करना होने से आप एक और फेक कंपोनेंट बनाते हो, जिसको हम ऐप टेस्ट रैपर या कोई रैपर कंपोनेंट बनाते हो, ठीक है। आप उस रैपर कंपोनेंट में आप अपना टेम्पलेट डालते हो, आप अपने उसको इंपोर्ट करते हो, उसको टेम्पलेट को रेंडर करते हो। फिर आप सेटअप मॉड्यूल में क्या करते हो, आप डिक्लेयर करते हो इसको, डिक्लेयर ऐप टेस्ट रैपर, आप वो रैपर कंपोनेंट को डिक्लेयर करते हो। फिर आप उस फेक जो आपने बनाया है ऐप टेस्ट रैपर, आप उसको बूटस्ट्रैप करोगे, ठीक है। अभी क्या कर दिया, ये पूरा इंप्लीमेंटेशन की जगह डायरेक्ट आप बूटस्ट्रैप टेम्पलेट डाल दो और सीधे सीधे अपना कंटेंट प्रोजेक्शन कर दो। तो ये क्या होता है, इंस्टेड ऑफ दैट फेक रैपर, ये फेक रैपर आपको कई, और अगर आप राउटिंग में बहुत ज्यादा आपका कंपोनेंट बहुत ज्यादा राउटिंग बेस्ड है, तो आप ये देखोगे कि फेक कंपोनेंट हम वहां पर भी बनाएंगे। तो ये रैपर क्या होता है कि एक तरफ से आप अपने रियल कंपोनेंट को उसके अंदर डाल के आप उसको रैप के थ्रू रैपिंग करके आप उस रैपिंग वाले को बूटस्ट्रैप करते हो, ना कि रियल वाला कंपोनेंट को। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए इन लोगों ने बूटस्ट्रैप टेम्पलेट बना दिया, जो कि कन्वीनियंट है। आप इसमें
डायरेक्टली आप इस अपना जो भी आपका कंटेंट प्रोजेक्शन है या आप कोई और वे में हैंडल कर रहे हो, सब आप डायरेक्टली हैंडल कर लोगे। कन्वीनियंट है मतलब ये, ठीक है। तो एक जस्ट एग्जांपल है कि बूटस्ट्रैप टेम्पलेट कैसे कन्वीनियंट है कंपेयर टू प्रीवियस अप्रोचेस, ठीक है। और अभी तक कोई डाउट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम बेसिक मॉकिंग देखते हैं कि मॉकिंग हम करेंगे कैसा। हम मान लो कि हमारा कोई ऑथेंटिकेशन सर्विस है, ठीक है, जो कि या ऑथराइजेशन सर्विस है, एनी यू कैन टेक। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक जस्ट आफ्टर डिस्क्राइब हम उसको क्या करेंगे, इनिशियल मतलब इनिशियलाइज नहीं, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो डिक्लेरेशन में क्या आप उसका टाइप डालोगे, जिसमें ये होगा कि जास्मिन स्पाई ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। अब हम ये बिफोर इससे पहले या डिस्क्राइब के बाद ही क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें हो सकता है हमको इसका एक्सेस नीचे इट में भी जरूरत पड़े, ठीक है। तो इसलिए हम बिफोर इच के अंदर डालने की जगह बाहर ही डालते हैं, विच इज एन कन्वीनियंट वे कि आप बाद में भी उसका एक्सेस कर सको, ठीक है। और बेसिकली टाइप लेट होगा क्योंकि ये रीडिक्लेयर होगा आफ्टर फर्स्ट डिक्लेरेशन। तो आपने ये फर्स्ट स्टेप कर दिया, आपने एक मॉक ऑथ सर्विस बना दिया, ठीक है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे, आप इसमें जो रियल ऑथराइजेशन, अभी हम लोग स्पाई क्रिएट करेंगे, तो जास्मिन डॉट क्रिएट स्पाई ऑब्जेक्ट, उसमें आप डालोगे टाइप आपका जो भी सर्विस का नाम है, ऑथराइजेशन सर्विस यहाँ पर मान लो, ठीक है। फिर आप ये चेक करोगे कि फिर ये आप बताओगे कि इसमें ईच एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है जिसको मैं मॉक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको फंक्शन में डिफाइन होगा आप वहां पर डाल दोगे कि भाई ईच एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है, मुझे इसमें मैं चाहता हूँ जब भी ये कॉल हो ये यहाँ पर मॉक हो जाए, ठीक है। अब मॉक होने के बाद आइदर आप, अच्छा ठीक है, अब आपने बना दिया फेक मॉक ऑथ सर्विस। अभी तक ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होगा। अब आप क्या करोगे, सुपर प्रोवाइडर या प्रोवाइडर में आप क्या करोगे, सीधे सीधे डालोगे प्रोवाइड आपका जो रियल सर्विस है उसका जगह आप ये यूज वैल्यू अपना जो आपने मॉक बनाया है। मतलब ये सीधे सीधे ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई जब भी ऑथराइजेशन सर्विस आपका कॉल होगा, एक्सेस करने की कोशिश करेगा कंपोनेंट, ठीक है, वो रियल वाले में मत जाओ, मेरे मॉक वाले में आओ, सिंपल, ठीक है। मेरे मॉक ये इसमें और इसके बाद क्या है कि ये सीधे सीधे आप ये कह रहे हो कि जब भी ऑथ सर्विस ईच एक्सेसिबल कॉल होगा, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम रिटर्न वैल्यू कुछ भी कर देंगे। यहाँ पे ऑफ ट्रू है, आप ट्रू कर सकते हो, जो भी आपका रिटर्न टाइप है उसका, ठीक है। जो भी आपका ये ईच एक्सेसिबल का रिटर्न टाइप है उसके हिसाब से आप एक रिटर्न वैल्यू सेट कर दोगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब भी मॉक ऑथ सर्विस होना चाहिए, ऑथ सर्विस होना चाहिए। हाँ? ऑथ सर्विस हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया ना, ये जो ये नहीं ऑथराइज एक्चुअल नीचे जो ऑथ सर्विस डॉट इनएक्सेसिबल डॉट एंड डॉट रिटर्न वैल्यू है जो बिफोर ईच के एंड में है, हाँ वो ऑथ सर्विस हमने कहाँ बनाया, मतलब अच्छा वो सॉरी मॉक ऑथ सर्विस होगा, ये मिस हो गया थोड़ा, ये मॉक ऑथ सर्विस होगा। और उसमें जब भी ईच एक्सेसिबल कॉल जो मॉक वाला है, आई थिंक ये मिस हो गया है, तो ये जब भी ये मॉक ऑथ सर्विस में जब भी ईच एक्सेसिबल कॉल होगा, ठीक है, जब भी आपका मॉक में ईच एक्सेसिबल कॉल होगा आपका ये वैल्यू रिटर्न हो, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, आप उसका आगे आपका कंपोनेंट जैसा काम करेगा उसके हिसाब से आप कर दोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सिंपल सा है कि मान लो ये जो आपका बूटस्ट्रैप आपने बूटस्ट्रैप किया नॉर्मली, फिर आपने ट्रिगर किया एक बटन, जो भी क्लिक किया आप जैसे भी ट्रिगर होगा करोगे, फिर फ्लश एक आएगा। और उसके बाद क्या होगा कि आप चेक कर रहे हो कि जब भी ये एप्लीकेशन रेंडर होगा या कोशिश होगा, तो आप ये चेक करोगे ऑथ सर्विस डॉट एक्सेसिबल कॉल हुआ कि नहीं, ठीक है। बाकी वो किस वैल्यू से हुआ, टू हैव बीन कॉल विद कुछ वैल्यू होगा तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बट मैंने यहाँ बस ये चेक करने बताने के लिए किया कि ये स्पाई कॉल कैसा होगा, ठीक है। ये बेसिकली इज एक्सेसिबल टू हैव बीन कॉल विद, तो ये बस ये चेक करेगा कि ये कॉल हुआ कि नहीं, कॉल हुआ है तो ये ट्रू कर देगा, आपका पूरा टेस्ट केस रन हो जाएगा। यहाँ पर ये मॉक ऑथ सर्विस है, ये मिस हो गया है मुझसे यहाँ पर लाइन नंबर ये वाला 4 नंबर में, ठीक है। और एनी अदर कंफ्यूजन टिल नाउ मॉकिंग में? मेरे को पूछना था, जो आप ये सुपर प्रोवाइडर्स में जैसे आप ये चीजें डालते हैं ना, जो भी डिपेंडेंसी है हमारी कंस्ट्रक्टर में वो चीजें डालते हैं, बट मेरे को पूछना है कि जैसे मैंने बहुत सारे टेस्ट केस लिखे, उसमें मेरे को पता जरूरत पड़ी नहीं इसकी, बट कल जैसे एरर आ रहा था तो कल हमने लगाना पड़ा, तो ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। हाँ बस यही था। तो पहले जब आप एक्सेस करते थे कोड ऐसा लिखा हुआ था कि
आपने एक मॉक बना दिया, आपने उस मॉक को डायरेक्टली पास कर दिया न्यू करके, न्यू कीवर्ड एक नया क्लास इनिशियलाइज करके, न्यू कंपोनेंट इनिशियलाइज करके आपने उसके पैरामीटर्स में भेजा, आपने उसकी डिपेंडेंसी को मॉक करके भेज दिया है। आप फिर उसमें आप फंक्शन चेक कर रहे हो, तो उसमें आप पहला चीज मैंने जैसे कि यहाँ इस स्लाइड में बताया था कि नेवर यूज दिस कॉन्सेप्ट लाइक कॉम्प इक्वल्स टू न्यू कंपोनेंट, आप जो भी कंपोनेंट है वो नहीं करना। तो पहले ये यूज होता था बोल के हमें वो इशू नहीं आया था। नहीं, ये यूज नहीं किया मैंने, मैं बूटस्ट्रैप ही यूज करके बता रहा हूँ आपको। मतलब मैंने बूटस्ट्रैपिंग ही यूज की है, ठीक है, जो ऊपर वाला एग्जांपल है। बट इसमें जो आप बता रहे हो ना कि सुपर प्रोवाइडर्स में डालना पड़ता है, वो चीजें मैंने बट वो स्टिल फिर भी चल रहा है, मतलब बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ मैं, वो फिर भी चल रहा है। मतलब ये वो आइदर उस कंडीशन में चल रहा होगा कि फंक्शन कॉल ही नहीं जा रहा है, मतलब तुमने जो इनपुट डाला है या जो भी इन्वायरमेंट बना है वो इन्वायरमेंट में जो तुमने मॉक किया है लेकिन तुमने डिपेंडेंसी नहीं डाली है, तो इन्वायरमेंट जो भी, मतलब मान लो जैसे कि यहाँ पे इज एक्सेसिबल मैंने मॉक किया है, ठीक है, ये मॉक मैंने इसलिए किया कि मेरे को मालूम है कि जब भी मैं इस वाले इट को कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा इज एक्सेसिबल कॉल होगा कंपोनेंट में। लेकिन कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस होगा कि तुम्हारा इज एक्सेसिबल कॉल ही नहीं हो रहा होगा, या तुम्हारा जो भी सर्विस है वो कॉल ही नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए तुमको एरर नहीं आ रहा। अब कल एरर आया क्योंकि तुमने कुछ ऐसे ही चीजें डाले होंगे जो कि इस एक्सेसिबल को कॉल कर रहे होंगे, तो डायरेक्टली तुम्हारा एरर आ रहा था, तो हमने फिर उसको फिर ये सुपर प्रोवाइडर या प्रोवाइडर में डाला तो सही काम कर रहा है अभी। ठीक है, ओके। और कोई कंफ्यूजन है अभी किसी को? क्योंकि ये बेसिक्स है और ये समझना एक्चुअली बहुत जरूरी है। तो अभी क्या होता है, अगर मान लो हमें कोई फंक्शन है, कुछ कोई फंक्शन है या कोई कंपोनेंट का मेथड है जो कि रिटर्न कर रहा है आपका एक ऑब्जर्वेबल, ठीक है, और हमें ये चेक करने के ऑब्जर्वेबल का वैल्यू उसने मान लो कि ऑफ ऑफ ट्रू है, जो कि हमें नहीं पता कि क्या है, तो हमें चेक करने की वो ऑफ ऑफ ट्रू है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, डिस्क्राइब लिखोगे, बिफोर ईच में आप डाल दोगे जैस्मिन डॉट एड मैचर्स, जो भी एड मैचर्स में असिंक मैचर्स। तो ये क्या करता है, सारे तरह के मैचर्स जो कि ऑब्जर्वेबल को चेक करने की जरूरत है ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है। और फिर आप जब भी इट यूज करोगे आप अपने नॉर्मल फंक्शनलिटी लिखो और जहां पर ऑब्जर्वेबल चेक करना है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, एक्सपेक्ट ऑब्जर्वेबल डॉट टू एमिट, ठीक है, तो टू एमिट क्या करेगा, आपका चेक करेगा कि ऑब्जर्वेबल का वैल्यू है कि नहीं। जैसे ऑफ ऑफ ट्रू मतलब वो एमिट कर रहा है आपको कोई फंक्शन, तो आप ये चेक करोगे कि एक्सपेक्ट ऑब्जर्वेबल टू एमिट ट्रू, ठीक है, तो ये टू एमिट आपको चेक कर देगा कि वो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है कि नहीं जो भी आपको ऑब्जर्वेबल में चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द वे टू चेक द ऑब्जर्वेबल वैल्यू रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन और मेथड और एनीवेज। ओके, इसमें ये ऑब्जर्वेबल डिफाइन भी तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर वैल्यू ऑब्जर्वेबल डिफाइन होगा, जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है, जैसे कि मैंने तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, मान लो कि यहाँ पर ये बटन के क्लिक पे कोई मेथड कॉल होगा, मान लो क्लिक पे मतलब इज एक्सेसिबल ही कॉल हुआ मान लो, समझ लो, ठीक है, तो ये बटन के क्लिक पे इज एक्सेसिबल कॉल होगा तो वो ऑफ ऑफ ट्रू होगा। तो ये मान लो कि ऐसा होगा कि जो भी आपका मॉक है या समथिंग डॉट या जो भी फंक्शन है डॉट इज एक्सेसिबल टू एमिट, उसके बाद आपका जो भी ट्रू है फॉल्स है कोई एरे है जो भी आप चेक कर सकते हो, ये डिफाइन होगा। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए लिखा है कि आप एक ऑब्जर्वेबल आ गया मान लो, उसको आपको चेक करना है, तब आप क्या करोगे। बट भाई यहाँ पे टेस्ट केसेस में हमारे जब हमें मतलब ऑब्जर्वेबल वैल्यू चाहिए होती है स्ट्रीम में, तो यहाँ पे मतलब वो तो मैंने तो अभी यूज नहीं किया, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज, तो हम टेस्ट केसेस में मतलब अभी तक तो ऐसे यूज नहीं किया, शायद एक ही वैल्यू हम उस करंट वैल्यू को यूज करते हैं ना, जो अभी वैल्यू से जिससे टेस्ट करना है हमें मेनली। हाँ, अभी जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें हम ये सिंक्रोनस मैचर यूज कर रहे हैं, ठीक है, शायद तब आपको डाउट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और आपका और कोई डाउट रहा तो ठीक। ओके, तो अभी हम बेसिकली पहले तीन सर्विस चेक कर, सर्विस के बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है कि नॉन असिंक्रोनस कॉल, जैसे कि यहाँ पर कोई है कैलकुलेट सम या समथिंग, ठीक है, एक है कैल क्लेम सर्विस है और कैलकुलेट सम है। तो हमने क्या कर दिया, सर्विसेज में सबसे पहले क्या कर दिया, ये ऊपर वाले लाइन को डिलीट कर दो, ये बिफोर ईच में हमने क्या कर दिया, सबसे पहला कि एक प्रोवाइडर डाल दिया जिसमें हमें क्या क्लेम सर्विस पूरा का पूरा सर्विस डाल दिया, प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। अब प्रोवाइडर्स में जो कुछ भी आप डालते हो उसको आपको एक्सेस करने के लिए गेट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर आप आउटसाइड गूगल का भी कोड करोगे तो testbed.get होता है, उसी तरह इन्होंने डायरेक्ट गेट का कर दिया जो कि इंपोर्ट हो जाएगा आपका टेस्टिंग उससे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, गेट
फिर उसके आगे कैच नेम सर्विस या जो भी सर्विस है, फिर उसका डॉट कैलकुलेट सम जो भी उसका फंक्शन है, सर्विस का फंक्शन जो कोई भी है उसमें आप अपना वेरिएबल पास कर दिए टू बी या टू इक्वल जो भी इसका रिटर्न टाइप है। तो इट इज डायरेक्टली लाइक द आपका कंपोनेंट टेस्टिंग, जो सिंपल कंपोनेंट टेस्टिंग कल हमने चेक किया था डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वैसा ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, डायरेक्टली एक फंक्शन है, आप कॉल कर रहे हो, उसका वैल्यू जो भी रिटर्न टाइप है वो आप चेक कर रहे हो ये है कि नहीं। ठीक है, अभी है सेकंड आता है आपका असिंक्रोनस टेस्ट, और ये वाला मैंने अपने हमारे एप्लीकेशन से उठाया है। ठीक है, ये एक मैट स्नैक बार है जिसमें एक शो मैसेज है, एक शो एरर था, तो शो एरर मैंने रिमूव कर दिया, बट शो मैसेज का एक बेसिक एग्जांपल रखा है। तो इसमें क्या है कि आप एक शो मैसेज में आपका मैसेज स्ट्रिंग या जो कोई भी स्ट्रिंग है, ड्यूरेशन जाता है और एक एक्शन जाता है। ठीक है, और आप इसमें जब भी शो मैसेज होता है उसमें आप एक स्नैक बार डॉट ओपन करके जो भी स्नैक बार है वो ओपन होता है और उसका एक्सपेक्टेड पैरामीटर जो भी अंदर उसमें जाता है। ठीक है, अभी मान लो यही सेम चीज का टेस्ट केस मुझे लिखना है, तो अभी मैंने उस वाले कंपोनेंट में न्यू करके था, क्या कहते हैं, न्यू सर्विस करके एक सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाकर इनिशियलाइज करके आपने आगे कंटिन्यू किया था। तो उसी चीज को ऑप्टिमाइज करते हुए इसको कैसा होगा कि एक स्नैक, पहले हमने स्नैक बार सर्विस को मॉक बनाया उसका। ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट स्पाई ऑब्जेक्ट किया उसका, मतलब जो भी आपने पहला स्नैक बार सर्विस बनाया, फिर उसको आपने ओपन वाला जो मेथड है यहाँ पे दिस डॉट स्नैक बार डॉट ओपन उसको मॉक कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर दिया कि बिफोर रीच में सेटअप मॉड्यूल डाला, उसमें आपने पहला तो प्रोवाइड कराया, जो भी आपका प्रोवाइडर है प्रोवाइड कराया। ठीक है, हम चाहो तो दोनों चीजें प्रोवाइडर में भी डाल सकते हैं, दोनों चीजें सुपर प्रोवाइडर में भी डाल सकते हैं। मैंने एक प्रोवाइडर एक सुपर प्रोवाइडर से डाला ताकि डिफरेंस बस इतना ही है कि सुपर प्रोवाइडर रूट इंजेक्टर करता है, रूट में इंजेक्ट करता है, तो चीजें थोड़े ज्यादा प्रायोरिटाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो और एक है प्रोवाइडर, आपका प्रोवाइडर का है। सुपर प्रोवाइडर में मैंने क्या किया, स्नैक बार को मैंने मॉक करा दिया। ठीक है, अब ये मॉक हो गया है पूरे तरीके से। अब इसमें हमने क्या किया कि गेट स्नैक बार डॉट शो मैसेज। ठीक है, अब शो मैसेज में मैंने क्या कर दिया, इसका जो फंक्शन है इसको मैंने कॉल कर दिया सुडो मैसेज के साथ। ठीक है, और मैंने बाकी के पैरामीटर्स नहीं डाले, एक्शन और ड्यूरेशन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है ही उसमें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट जो भी आपका मॉक डॉट ओपन है वो कॉल हुआ और विथ पैरामीटर्स sudo message and duration is 20, like message action and duration. So yeah, message action would be empty and duration would be 20. So this is how we mock an asynchronous call, just to check that whether expected parameters are called or not. So any issues? Okay, फिर हम एक और ये वाला जो है, ये मान लो कोई इवेंट लिस्ट रिजॉल्वर सर्विस है, इसमें रिजॉल्व होता है। तो रिजॉल्व बेसिकली क्या होता है, जब आप राउटर से डाटा चाहते हो ना, कि राउटर जब भी वो पेज खोले राउटर के थ्रू डाटा है, तो आप क्या करते हो, आप राउटिंग में आप एक रिजॉल्व करके एक पैरामीटर लिखते हो जिसमें आप एक सर्विस का लिंक देते हो, तो सर्विस में जाके आपका एक्सपेक्टेड डाटा लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने एक रिजॉल्व का ऐसा ही एक फंक्शन के अंदर होता है। ठीक है, और हमने फंक्शन टाइप का ही होता है, मतलब इन जनरल जो हम सर्विस टेस्ट करने वाले हैं उसमें आप ये सोचो कि रिजॉल्व बस एक फंक्शन, एक मेथड है। ठीक है, और उसमें आप क्या करते हो, ठीक है, आपने एबीसी प्रॉमिस क्लाइंट है कोई, ठीक है, वो आपका डाटा लेकर आता है बैकएंड से, क्लाइंट है जो कि बैकएंड से इंटरैक्ट करता है, एक एपीआई है। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो, उस रिजॉल्व में आप उसको एपीआई क्लाइंट का एक लिस्ट इवेंट से इसको आप कॉल कर रहे हो। ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड डाटा लेकर आएगा। तो अब हम इसको कैसा मॉक करेंगे, इसमें डायरेक्ट ये है कि पहला तो हमने इवेंट लिस्ट रिजॉल्वर सर्विस जो है आपका, ठीक है, इसको प्रोवाइड करा दिया और एक एबीसी प्रॉमिस क्लाइंट है उसको आपने मॉक करा दिया एपीआई क्लाइंट से। एपीआई क्लाइंट हमने ऊपर डाला है। ठीक है, जो भी लिस्ट इवेंट है, लिस्ट इवेंट को हमने मॉक किया था एंड दैट ऑल थिंग। तो और एक चीज ये है कि हमने यहाँ पर जैस्मिन डॉट एड मैचेस, एसिंग मैचेस जो भी है वो पूरा हमने डाला था। ठीक है, अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि ये एपीआई क्लाइंट सही से मतलब काम कर रहा है कि नहीं। तो मान लो हमने पहला चीज क्या किया कि ये जो एपीआई क्लाइंट है इसको मॉक करा दिया डमी रिस्पॉन्स ऑफ एरे से। ठीक है, अब डमी एक एरे है, लेकिन हमारा इसका जो रिटर्न टाइप है वो है ऑब्जर्वेबल ऑफ इवेंट लिस्ट। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल ऑफ दिस एरे होगा, तो हमने ऑफ कर दिया। ऑफ क्या करता है, एक बेसिकली कोई भी चीज को आप ऑब्जर्वेबल बना सकते हो डायरेक्टली उससे।
ठीक है, तो एक ट्रू है, ऑफ ऑफ ट्रू कर दिया। उसी तरह हमने यहाँ ऑफ ऑफ डमी रिस्पॉन्स एरे बना दिया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि आप एक इवेंट लिस्टनर सर्विस को गेट कर रहे हो एंड आप उसको रिजॉल्व सर्विस कॉल कर रहे हो, तो हमने डायरेक्टली रिजॉल्व कर दिया। अब ये क्या है कि रिजॉल्व सर्विस पे चेक करेगा कि डॉट एपीआई क्लाइंट जो है आपका, ठीक है, वो उसमें लिस्ट इवेंट है, लिस्ट इवेंट उसको चाहिए, तो लिस्ट इवेंट कॉल करने जाएगा तो या मॉक में जाएगा। सबसे पहले मॉक में देखेगा कि है ये एपीआई, ये मॉक है पूरे की तरह पूरा तरीके से एबीसी प्रॉमिस क्लाइंट। फिर आप यहाँ पर लिस्ट इवेंट से लिस्ट इवेंट में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एपीआई क्लाइंट डॉट लिस्ट इवेंट रिटर्न वैल्यू ऑफ डमी रिस्पॉन्स आता है, तो फिर वो डमी रिस्पॉन्स आएगा। फिर हम ये चेक करेंगे कि ये जो रिजॉल्व डेट ये एमिट कर रहा है आपका इवेंट लिस्ट, यानी कि ये डमी रिस्पॉन्स है। ये एक और मिस्टेक है, देखिए ये डमी रिस्पॉन्स है आपका यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, ये वो एमिट करेगा, तो एक्सपेक्टेड रिजॉल्व टू एमिट डमी रिस्पॉन्स है। ठीक है, ऐसा होगा आपका पूरा बेसिक सर्विस स्ट्रक्चर, जो भी आपको बैकएंड कॉल एक एग्जांपल है उसमें से। एनी कंफ्यूजन? ये जो है ना, ये जो आपने इट के अंदर लगाया पहली लाइन, थोड़ा इसे बता देंगे एक बार थोड़ा इसमें ये जैसे कि रिटर्न वैल्यू हमने यहाँ पर देखा था, एक सेकंड। हाँ वो देखा था, बट मैं जैसे कि ये है ऑथ सर्विस है, मैंने ऑथ सर्विस पूरा मॉक कर दिया। मान लो वो मॉक में पहुंच गया, ठीक है, वो मॉक जब वो रन कर रहा है तो उसने देखा एक मॉक मौजूद है, मॉक में गया, लेकिन मॉक में करना क्या उसको नहीं पता, तो आप उसको बताओगे कि बस मॉक में पहुंच गया, अब तुम डायरेक्ट रिटर्न कर दो वैल्यू जो कि ऑफ ऑफ ट्रू है। तो यहाँ पर ये सेम चीजें मैंने वहां पर किया है, ये सीधे सीधे डमी रिस्पॉन्स एरे को रिटर्न कर देगा ऑब्जर्वेबल बनाकर। एनी अदर क्वेरीज? ठीक है, अभी हम बस ये बेसिक सर्विस टेस्टिंग इतने ही था। सर्विसेज में घुमा फिरा कर वही आपको यही अप्रोच होगा कि आप उसका अंदर जो भी मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पर स्नैक बार डॉट ओपन है, तो ओपन फंक्शन को मॉक कर दो, फिर आप चेक करो कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, या तो यहाँ पर लिस्ट इवेंट से लिस्ट इवेंट को मॉक कर दो एंड चेक कर लो कि वो कॉल हो रहा है कि नहीं, कॉल हो रहा है तो सही इवेंट एमिट कर रहा है कि नहीं। तो घुमा फिरा के ऐसे ही सर्विसेज पे ज्यादा इतना ही होता है। And if there is something advanced, we can see later on, like based on other services in our application. अभी हम चलते हैं कुछ बेसिक कंपोनेंट टेस्टिंग में। तो पहला है जैसे कि हमने कहा कि जैसे कि मैंने कहा था auth service dot is accessible, तो हो सकता है ये जो is accessible है ये आपका कंपोनेंट के अंदर कॉल हो, टीएस में कॉल हो, या तो हो सकता है एचटीएमएल में कॉल हो। मैंने एचटीएमएल में एक बेसिक एग्जांपल के लिए रखा है, ठीक है, जो कि एक डाटा इनपुट लेगा एंड जो कुछ भी है आपका इज एक्सेसिबल, और जब भी इज एक्सेसिबल होगा ये आपका हेलो वर्ल्ड रेंडर होगा। ये जब भी ट्रू रिटर्न करेगा हम हेलो वर्ल्ड को रेंडर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी बेसिक टेस्टिंग अप्रोच ये होगा कि पहले आप क्या करोगे, जो भी ऑथराइजेशन सर्विस है, ऑथ सर्विस है, आप उसको मॉक करोगे, द सेम द कोड वी सॉ बिफोर। फिर आप उसको एक कोई इज एक्सेसिबल को चेक करोगे एंड वगैरह वगैरह, आगे सेम अप्रोच है। लास्ट में आप क्या करोगे कि इट्स लाइक बूटस्ट्रैप करोगे, या फिर आप एक्सपेक्ट करोगे इज एक्सेसिबल कॉल हुआ कि नहीं, एंड इज एक्सेसिबल कॉल हुआ तो इन दैट केस आप क्या करोगे, जो टेक्स्ट है वो आप लेकर चेक करोगे कि हेलो वर्ल्ड रेंडर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल कि आपने ऑथ सर्विस जो है उसको मॉक करके, इज एक्सेसिबल को मॉक करके आप आगे का टेस्ट केस लिख रहे हो। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द सेम। आपका एक बटन है, बटन के क्लिक हो रहा है, जिसमें क्लिक में एक बटन है, और वो क्लिक होते साथ आपका एक विंडो जो सेशन स्टोरेज है, आपका सेशन स्टोरेज कॉल होगा। सेशन स्टोरेज में कोई आइटम सेट होगा जो कि करंट आईडी और हाई। ठीक है, करंट आईडी की है, हाई ये है। अब यहाँ पर गौर से देखना, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये किया है कि हमने फेक सेशन स्टोरेज का बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमने कॉल फेक यूज किया है, और हमने अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन लगाया है कि हमें एक की चाहिए, की स्ट्रिंग, एक वैल्यू स्ट्रिंग चाहिए, और वो एक है स्टोर वेरिएबल। स्टोर वेरिएबल मैंने ऊपर डिपेंड किया जो कि की स्ट्रिंग टाइप का है, जो कि आपका की वैल्यू पेयर का है। एंड जब भी आपका मतलब क्लिक हो तो वो एक कॉल फेक में जाए, फेक हो, और ये स्टोर में वो स्टोर हो जाए। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, आप सर्विस को गेट वीडियो सर्विस कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है उसको ले रहे हो, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि मान लो आपने बटन में क्लिक कराया, ट्रिगर कराया सारे एप्लीकेशन के, लास्ट में आप चेक कर रहे हो कि स्टोर में करंट आईडी है कि नहीं, और है तो वो हाई का इक्वल है कि नहीं। सो ये एक है सेशन स्टोरेज। तो बेसिकली हम सेशन स्टोरेज को मॉक इसलिए करते हैं, मान लो कि हमारा पहला तो ब्राउजर इन्वायरमेंट है। ठीक है, ब्राउजर इन्वायरमेंट में आपका
लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये सारी चीजें होती है। लेकिन जो आपका क्या कहते हैं नोड जेएस जो चेक करता है कर्मा में, वो बेसिकली आपका नोड जेएस में होता है इन्वायरमेंट, इट्स नॉट ब्राउजर इन्वायरमेंट एनीमोर। ठीक है, तो उसमें आपको सेशन स्टोरेज क्या है उसको नहीं मालूम, वो कुछ एरर रिटर्न कर देगा या कुछ ऐसा रिटर्न कर देगा कि भाई नॉट फाउंड समथिंग लाइक दैट। तो इसमें आपको सेशन स्टोरेज को मॉक करना पड़ता है, लोकल स्टोरेज को, आइदर थ्रू दिस और आप डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, जैसा भी आप उसको हैंडल करना चाहो। लेकिन दिस विल बी मॉक्ड इफ द सर्कमस्टेंसेस कम लाइक दिस। तो इतने ही है आज के लिए। आज टॉपिक जो है रिलेटिवली स्मॉल है, उतना ज्यादा वास्ट नहीं है, बट कल के टॉपिक में बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन था, कॉल फेक, कॉल आपका कॉल थ्रू, कॉल फेक एंड रिटर्न वैल्यू। तो उसको मैं एक बार शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल में एक देता हूँ, जैसे कि आपको टेस्ट करना है डायलॉग ओपन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सो एक कल की टॉपिक है, तो आई डोंट थिंक सो कोई स्लाइड है इन जनरल। तो आपने मान लो आपको डायलॉग में चेक करने डायलॉग ओपन हो रहा है नहीं, और डायलॉग होने के बाद आपका नाम आने वाला है, मान लो जैसे शिवम आने वाला है, आपको वो भी टेस्ट करना है कि शिवम आ रहा है कि नहीं। तो आप पहले क्या करोगे, आप मॉक लगा दोगे डायलॉग डॉट ओपन में। ठीक है, फिर आप चेक करोगे ओपन हो रहा है कि नहीं। लेकिन उसके बाद आप चाहते हो डायलॉग खुले, जो डायलॉग का रियल फंक्शनैलिटी है वो भी एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो अब तब आप क्या करोगे, आप कर दोगे स्पाई ऑन करके डायलॉग डॉट ओपन। ठीक है, आप फिर चेक भी करोगे क्या वो ओपन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, डॉट कॉल थ्रू कर दोगे। तो कॉल थ्रू में क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली आपका रियल फंक्शन भी इंप्लीमेंट करेगा, और उसके बाद आप डायलॉग में चेक कर सकते हो आपका नाम जो शिवा में प्रिंट हो रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी है। अभी सेकंड चीज जो है उसमें है कॉल फेक। तो कल मैंने एक शॉर्ट में बताया था एक सेशन स्टोरेज का इम्प्लीमेंटेशन। तो सेशन स्टोरेज या लोकल स्टोरेज में क्या होता है, आपका की एंड वैल्यू पेयर होता है। तो हमने क्या कर दिया, एक फेक इम्प्लीमेंटेशन बना दिया की एंड वैल्यू पेयर का। तो उसमें क्या है कि आपका एक की जो है एक एरे में स्टोर हो रहा है, सर एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है की एंड वैल्यू, एंड आपने चेक कर दिया कि सेशन स्टोरेज में सेम वैल्यू स्टोर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कल जो लास्ट एग्जांपल था उसी के रिगार्डिंग था। तो उसमें क्या होता है कि हमने फेक एक फंक्शन बना दिया पूरा का पूरा, ये कहने के लिए कि ये हमारा जो है रियल टाइम में स्टिमुलेट हो रहा है, वैल्यू सेम मैच हो रहा है कि नहीं। एंड तीसरा जो था रिटर्न वैल्यू, वो आपको ना इधर कोई फेक फंक्शन कॉल करेगा ना रियल फंक्शन, वो जैसे हिट करेगा आपके मॉक को वो तुरंत के तुरंत वैल्यू रिटर्न कर देगा, वो वेट नहीं करेगा कि भाई। और सबसे ज्यादा रिटर्न वैल्यू ही यूज होता है रादर देन कॉल थ्रू। कॉल थ्रू ज्यादातर आपका डायलॉग एंड इन सब में ज्यादा यूज होता है, स्नैक बार या सब, स्नैक बार भी उतना नहीं बट इन जनरल डायलॉग्स में ही होता है। एंड कॉल फेक जहां कहीं भी आप उसका पूरा फंक्शनलिटी स्टिमुलेट कर सकते हो अपने खुद के डाटा स्ट्रक्चर लगा उगा कर, वो तब आप कॉल फेक यूज करते हो। उसका एक सेशन स्टोरेज इज द बेस्ट एग्जांपल जो कि मैंने काम किया है जिससे। तो दैट्स इट। तो आज जो है हम देखेंगे हार्नेस रिलेटेड सेलेक्टर एंड एचटीएमएल टेस्टिंग। ठीक है, तो ये ज्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग कि हार्नेस पूरा एक कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो मैं एंगुलर का मटेरियल लाइब्रेरी है जिसमें कई सारे कंपोनेंट उन्होंने प्री बिल्ड है, और आई थिंक ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन जो एंगुलर पे रन करते हैं वो एंगुलर मटेरियल ही यूज करते हैं, मतलब उसी के रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि अब उन कंपोनेंट का टेस्टिंग के लिए इन्होंने बहुत इजी वे कर दिया है कि आप कोई भी कंपोनेंट है, बटन हो गया आपका, कोई भी स्टेपर हो गया या एनीथिंग दैट कैन बी टेस्टेड वेरी इजीली एंड डायरेक्टली। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो अब क्या कर दिया उन्होंने कि लेट्स सी हार्नेस क्या है, कि हार्नेस आपका एक तरफ से आप कह सकते हो कि एक जो उनका एपीआई है, जैसे कि बटन एपीआई हो गया, तो एपीआई के करस्पॉन्डिंग इन्होंने रिलेटिवली डायरेक्ट फंक्शंस बना दिए टेस्ट करने के लिए कि ये जो भी है आपका बटन है, जैसे कि बटन का स्टेट डिसेबल है तो इन्होंने डायरेक्ट इज डिसेबल कर दिया, फोकस्ड है तो इज फोकस कर दिया, या फोकस डॉट फोकस कर दिया, जैसे आप क्लिक अपने आप वो फोकस कर देता है, या डॉट क्लिक कर दिया तो इन्होंने डायरेक्ट उसका फंक्शनलिटी डाल दी है। तो अभी आपको इसमें मतलब पहले क्या होता था, मान लो कि डिसेबल चेक करना है तो आप कई उसमें आइदर आप एट्रीब्यूट निकाल के डॉट डिसेबल चेक कर रहे हो, या तो फिर ये आप सोचो कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसमें एक बटन क्लिक होने पे कुछ और होगा, दूसरे बटन क्लिक होने, तो वो सारी चीजें इन्होंने डायरेक्ट ईज आउट कर, इज डिसेबल, इज क्लिक, डायरेक्ट सॉरी क्लिक एंड
ईज फोकस वैसा करके इन्होंने डायरेक्टली कई सारे इनबिल्ट फंक्शंस बना दिए जो कि इजी होता है। अब एक और चीज मैंने कल कहा था, नूप एनिमेशन मॉड्यूल। तो जहां कहीं भी एंगुलर मटेरियल यूज होता है तो हम नूप एनिमेशन मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सारे एनिमेशंस को रोक देता है, एक तरह से ऐसा सोच लो, क्योंकि एनिमेशंस की वजह से कई बार आपके टेस्ट के जो कर्मा ब्राउजर है एनिमेशन डिले और ये सब की वजह से इश्यूज क्रिएट करता है। कई बार आप टेस्ट केस रन करोगे, नूप एनिमेशन मॉड्यूल नहीं आ रहा तो वो कुछ अजीब सा एनिमेशन एरर भी फेंकेगा, ठीक है। तो जहां कहीं है ये नूप, और ये सबसे, ये चीज मेरे लिए भी थोड़ा डिफरेंट था, नया था, कि नूप एनिमेशन मॉड्यूल सबसे लास्ट इंपोर्ट होगा कहीं पे भी टेस्टिंग में आपका, ठीक है। जो कि पहला आप ऐप मॉड्यूल या कोई और मॉड्यूल 5-6 मॉड्यूल जो भी आप डाल दो, लास्ट वाला सबसे नूप एनिमेशन मॉड्यूल रहेगा जो कि आपका इंपोर्ट्स में जाएगा व्यूअर सेटअप मॉड्यूल में, ठीक है। अभी हम चलते हैं इन जनरल नॉर्मल अप्रोच क्या होता है। जैसे कि मान लो पहला तो हो गया आपका एक बटन, ठीक है। अभी उस बटन को आपको चेक करना है, तो पहला जो इट रहेगा, इट का जो कॉल बैक होगा वो असिंक्रोनस रहेगा, असिंक लगेगा उसमें, ठीक है। और ये असिंक अवेट के कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी आपने सबसे पहले क्या किया, बाहर आउटसाइड गूगल ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इनसाइड इन्होंने जस्ट एक गेट हार्नेस बना दिया जो कि आपका इंपोर्ट होगा सीडी के टेस्टिंग कैटलिस्ट लाइब्रेरी से, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आप डायरेक्ट गेट हार्नेस या करके आप ये चेक कर सकते हो हार्नेस मतलब डिफाइन हो रहा है कि नहीं, यानी कि बटन हो। तो ये काम कैसे करता है, मान लो आपने कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप किया, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप करने के बाद ये हार्नेस जब भी आप ये करोगे तो सबसे पहले ऊपर से नीचे तक चेक करेगा कोई मैट बटन है कि नहीं, ठीक है। अब वो पहला मैट बटन जैसे ही ढूंढेगा कह देगा गेट हार्नेस इज वर्किंग वेरी फाइन, ठीक है। पहला बटन उसको मिल जाएगा। लेकिन मान लो मल्टीपल बटन है तो कॉन्सेप्ट ऐसे चेंज होगा, बट अभी मान लो यहाँ एक ही बटन है तो हमने डायरेक्ट एक गेट हार्नेस कर दिया, चेक किया कि काम कर रहा है कि नहीं, फिर हमने देखा कि डिसेबल है कि नहीं, तो इट इज नॉट डिसेबल, तो टू बी फॉल्स डायरेक्टली हो गया। उसके बाद फिर आपने एक क्लिक किया उसको, तो उसका आगे जो कुछ भी इवेंट है आपकी जो भी टेस्टिंग है बाकी का जो पिछले 2 दिन में हमने चेक देखा था इन जनरल, तो वो सारे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लो कि मल्टीपल बटन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि पहला चीज हमें चेक करना है कि तीनों बटन डिसेबल स्टेट ना हो, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, गेट ऑल हार्नेसेस यूज किया, वो भी सेम टेस्टिंग कैटलिस्ट से आएगा। और गेट ऑल हार्नेसेस क्या करते हैं कि एक एरे दे देते हैं आपको 3 चीजों का, ठीक है। फिर आप उस एरे को अगर फॉर ईच करना है फॉर ईच करो, फॉर लूप में डालना है कोई भी लूप में डालकर आप एक एक को चेक कर सकते हो कि सारे के सारे डिसेबल है कि नहीं। तो यहाँ हमने फॉल्स यहाँ चेक कर दिया, ठीक है। उसी तरह बटन हार्नेस मतलब अभी हमने बटन हार्नेस फ्रॉम बटन हार्नेसेस, मतलब जो भी बटन हार्नेसेस है उससे सारा एक एक हार्नेस करके चेक कर दिया कि डिसेबल है कि नहीं। सो यही है इन जनरल, यही अप्रोच होता है। अगर मान लो कि कोई बटन है ही नहीं तो वो कई बार आप गेट हार्नेस टू बी डिफाइंड जैसे यहाँ पर है, तो वहां पर क्या होगा कि हैज हार्नेस करके भी आप चेक कर सकते हो वो है भी कि नहीं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गेट हार्नेस आप हैज हार्नेस करके चेक कर लो। अगर हैज हार्नेस है, बटन है, तो हैज हार्नेस ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यही मतलब अब हम ये है कि ये बटन का हमने एक सिंपल खाली डिसेबल का चेक किया। इन जनरल क्या होता है कि अगर हमें मान लो कोई भी और है, जैसे कि मेन्यू का हमें चेक करना है, तो हम सबसे पहले इनके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, ठीक है। फिर उनका कंपोनेंट चेक करेंगे, जो कंपोनेंट पे हम काम कर रहे हैं। अब उसमें चेक करेंगे हम जो कंपोनेंट कर रहे हैं वो, जैसे कि मान लो हमने कर दिया डायलॉग में, ठीक है। तो डायलॉग के एपीआई जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे जो सबसे एपीआई के नीचे एक मैट हार्नेस का इनका खुद का एक रहेगा, ठीक है। मैट डायलॉग हार्नेस ये एक सेक्शन आ गया। तो इसमें ये बताएंगे डॉट क्लोज एक है तो डायरेक्टली आप डॉट क्लोज कर सकते हो, या एक्शन टेक्स्ट है, या तो फिर इनर मोस्ट टू योर हार्नेसेस है। जैसे कि मान लो आपका मेन्यू, आपने एक मैट मेन्यू खोला है, मैट मेन्यू के अंदर कई सारे मेन्यू आइटम्स होंगे तो उनका खुद का हार्नेसेस होगा, तो वो भी आप गेट ऑल हार्नेसेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस तरह और भी कई सारे प्रॉपर्टी, गेट कंटेंट टेक्स्ट, जो भी कंटेंट रहेगा उनका टेक्स्ट, उनका कोई आईडी है तो गेट आईडी आप डायरेक्टली इस तरह कर सकते हो। एंड आपको सिंस मैंने कहा कि ये असिंक अवेट का यूज करता है, लाइक आप देखोगे इस वाले में, तो ये हमने पहला बार ये असिंक फंक्शन है और हमें गेट हार्नेस करने के लिए अवेट का यूज करना पड़ा। सो अवेट क्या करता है, कुछ समय के लिए रोक देता है एग्जीक्यूशन को। सेम वे ये भी अवेट जो है, अवेट इज डिसेबल, तो अभी
जाकर चेक कर कर फिर जब तक उसका प्रॉमिस रिटर्न नहीं हो जाता तब तक ये वेट करेगा। ठीक है, सो कई बार क्या होता है हमारे इम्प्लीमेंटेशन में पैरेलल एग्जीक्यूशन की मतलब तुरंत के तुरंत हमें दो चीजें चेक करनी होती है। ठीक है, कि अगर थोड़ा और टाइम ले लेगा तो हो सकता है वो चीज ना मिले, तो इन दैट केस देयर इज समथिंग नॉन एज पैरेलल। तो वही अवेट का यूज करते हैं, पैरेलली दो चीजें चेक कर सकते हैं इस, जैसे कि यहाँ पे चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स इज चेक्ड एंड इज इनडेटरमिनेट, तो हम दोनों चीजें एक ही बार में चेक कर सकते हैं और लास्ट में चेक कर सकते हैं टू बी ट्रू है फॉल्स है जो भी है। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन भी अलाउ करता है, सो दैट कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो कि दोनों को एक साथ चेक करना हो तो पैरेलली इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल मोस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैट हार्नेस। बट देयर इज समथिंग नोन एज सेलेक्टर। मान लो कि हमें फर्स्ट दो बटन है, ठीक है, मैंने कहा कि अगर हम मैट हार्नेस डायरेक्टली करेंगे तो दो बटन में से पहला बटन वो ले लेगा, और गेट ऑल हार्नेसेस करेंगे तो फिर आप दोनों बटन लेगा, फिर आपको इंडेक्स डाल के 2 डाल के चेक करना पड़ेगा। सो देयर इज समथिंग नॉन एज सेलेक्टर, जिसमें आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे मुझे पहला तो डायरेक्ट बटन चाहिए था, अगर मैं कोई भी सेलेक्टर मतलब डायरेक्टली एक बटन हार्नेस कॉल करूँ तो आ जाएगा, लेकिन मान लो कि मुझे ऐसा चाहिए जिससे टेक्स्ट हो बटन, तो ब्लू वाला जैसे कि है जिसका टेक्स्ट बटन है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं बटन हार्नेस विथ टेक्स्ट बटन, तो इससे पहला वाला सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अभी हमें सेकंड वाला सेलेक्ट करना है, जैसे कोई आइकॉन है तो हम क्या करेंगे कोई सेलेक्टर का यूज करेंगे, जैसे कि क्लास हो गया, कोई आईडी हो गया, या सम अदर वेज कि हम उस सेकंड वाले को टिक करें। तो मान लो उसका क्लास एक है जिसमें लगा है क्लास नेम टिक। ठीक है, तो टिक में क्या होता है बेसिकली कि हम वो क्लास को सेलेक्ट कर, हम क्या कहते हैं मैट बटन हार्नेस विथ सेलेक्टर इज क्लास टिक डॉट टिक। ठीक है, तो डॉट जहां होता है टिक क्लास को डिनोट करते हैं, तो क्लास टिक है जिसमें, तो पूरा चेक करेगा कौन से बटन में कौन सा ऐसा मैट बटन है जिसका क्लास का नाम टिक है, तो सेकंड वाला अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। फिर उसके आगे आपको जैसा काम करना है उसमें डिसेबल चेक करना है, फोकस चेक करना है, जो भी आप वो चेक कर सकते हो, आगे कंटिन्यू वो कंटिन्यू आप कर सकते हो। ठीक है, एक पैरेलल वाला था वो, पैरेलल ये जावास्क्रिप्ट फीचर जो एक पैरेलल था एग्जीक्यूशन। और ये पैरेलल कोई मतलब लाइब्रेरी है क्या है वाली क्या? जहां तक मुझे पता है मैट ये क्या कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली इसका इंपोर्ट होगा, मैंने इस पे एक्चुअली काम नहीं किया, बट या बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन हार्नेस एज सच रिक्वायर्ड क्या होता है लाइक? हार्नेस ईज करता है आपके टेस्टिंग को। अभी आप इन जनरल मान लो कि आप मैट बटन चेक कर रहे हो, ठीक है, आपने उसको सेलेक्ट करने के लिए कोई मैट बटन क्लास के थ्रू आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो आपको पहला तो आपका कोड सर्च आपको वार्निंग देगा और आपको टैब प्री सबमिट फेल होगा, क्योंकि आप मैट को इनडायरेक्टली पहला बात गूगल में यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने उसके लिए और दूसरा चीज इंस्टेड ऑफ चेकिंग, अगर आपको मान लो बटन है उसका डिसेबल स्टेट चेक करना है, ठीक है, आप पहला बात उस बटन को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, उसके बाद उस सिलेक्शन करने के बाद आप उसे डिसेबल स्टेट चेक करोगे। ठीक है, मान लो डिसेबल स्टेट अपडेट डायरेक्टली नहीं करते, वो कुछ और तरीके से डिसेबल करते हैं, ठीक है, तो वो आप चेक करोगे कि डिसेबल क्लास कुछ लग रहा है कैसा है, डिसेबल वो डिसेबल कर कैसे रहा है। तो कई बार लोग क्लास से भी डिसेबल करते हैं, कई बार वो लोग डिसेबल सिलेक्टर जो बटन डिसेबल होता है उसका यूज करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कई बार कॉन्टेक्स्ट चेंज होते रहता है कि आप डिसेबल चेक कैसे करो। तो इन लोगों ने डायरेक्टली मैट बटन के लिए जो भी पॉसिबल इन्होंने बनाया है डिसेबल या कोई भी मतलब इनका कोई भी मैट कंपोनेंट के लिए इन्होंने डायरेक्टली हार्नेस का इनबिल्ट एपीआई बना दी, एपीआई के हार्नेस बना दिए, तो इजी वे में आपका कम्युनिकेट हो जाएगा इजीली। आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों को टेक्स्ट करते हो, जैसे कि मैंने कह दिया बटन है, इसको क्लिक होने पे स्टेपर जो है वो ओपन होगा, ठीक है। अब यही चीज चेक करने में इन जनरल विदाउट हार्नेस आपका कम से कम मान लो 15 या 20 लाइन ऑफ कोड है। हार्नेस में क्या है, बटन इज ओपन, वहां पर स्टेपर ओपन हो जाएगा तो इज ओपन, तो 2 या 3 लाइन में ही यही चीज आपका हो जाएगा। सो इट जस्ट ईज आउट द वे हाउ यू परफॉर्म टेस्टिंग। तो मैंने एक बेसिक सेलेक्टर का बनाया कि अगर मान लो टैग है तो आपको इन जनरल खाली सिर्फ बटन लिखने की जरूरत है, या जो भी टैग आपको डिव है डिव लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ जैसे कि सेलेक्टर मैंने लिखा है विद सेलेक्टर, यहाँ पे आप डायरेक्टली आप डिव लिख देते तो पहला डिव जो है वो उसको ले लेता। तो इस तरह हमारे पास सिर्फ एक ही बटन है, तो हम हो सकता है सिर्फ बटन लिखे उससे काम हो जाए, ठीक है। अदरवाइज क्लास जब भी होता है तो उसके आगे डॉट सेलेक्टर लगता है, ठीक है, और आईडी होता है तो हैशटैग। सो ये तो कॉमन है, बट हाँ
और मान लो चाइल्ड पेरेंट रिलेशन है, कोई पेरेंट है उसके अंदर 5-6 डिव है, उसमें से कोई एक चाइल्ड है, तो पेरेंट स्पेस एक स्पेस फिर डॉट चाइल्ड। ठीक है, तो ये जो भी पेरेंट है और उसके अंदर चाइल्ड है वो उसको ले लेगा। मान लो कि एक क्लास मैंने मिस कर दिया, दोनों एक ही, मतलब मान लो एक ऐसा है चाइल्ड 1 और चाइल्ड दोनों एक ही साथ एक ही डिव में एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 क्लास है उसका। ठीक है, और कोई भी और डिव नहीं है जिसमें 2 क्लासेस चाइल्ड 1 और चाइल्ड एक साथ एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, वो स्पेस हटा देंगे और जो भी डिव जिसमें चाइल्ड 1 भी है और चाइल्ड भी है वो उसको सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जब भी हमें एक ऐसा डिव सेलेक्ट करना है जिसका दो क्लास है और दोनों क्लास को एग्जिस्ट करता है, तो हम डॉट दोनों के बीच में मान लो डॉट डॉट लगा देंगे और बीच में कोई स्पेस नहीं रखेंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन सेलेक्ट टू, मतलब एक क्लास है जिसका 2 चीजें आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। और मान लो जस्ट प्रिसीडर चाइल्ड है, जैसे डिव है उसका जस्ट पहला चाइल्ड, जैसे कि एक पेरेंट डिव है, ठीक है, उसका पहला चाइल्ड, स्पेस किस केस में कह रहे हैं? स्पेस वाला एक बार बताओ। स्पेस वाले पेरेंट और चाइल्ड। अच्छा, अगर मान लो पेरेंट है, ठीक है, उसका अंदर 3 डिव और तीसरा डिव जो है वो चाइल्ड है, आपको वो सेलेक्ट करना है, तो डॉट पेरेंट डॉट चाइल्ड वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा उसको। एक एलिमेंट पे 2 क्लासेस है तो वो स्पेस ही हम रिमूव करेंगे। स्पेस रिमूव कर दे। क्लासेस के लिए खासकर होता है, आई डोंट थिंक सो कि टैग या के लिए होता है, बट हाँ इन जनरल div dot स्पेस हट जाता है तो मतलब वो दोनों क्लासेस एक ही पे लगी हुई है। div dot child ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट को ये करता है। हाँ, अभी मान लो जस्ट पेरेंट है, उसका पहला डिव हमें चाहिए, ये जो भी चीज है उसका जस्ट चाइल्ड वाला कंपोनेंट हमको चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, एक ग्रेटर देन सिंबल लगा देंगे। तो ग्रेटर देन सिंबल क्या करेगा, पेरेंट उसका जस्ट पहला वाला डिव जो है या पहला चाइल्ड जो भी है वो उसको सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका यूज हमने शायद हाल ही में, मैंने कोई टेस्ट केसेस में किया था, आई थिंक विद दीपक, नॉट रिमेम्बर्ड एग्जैक्टली, बट हाँ वैसा था। और सिंटैक्स सिमिलर वही एमिट में जो होता है, सिमिलर। हाँ, एमिट का ही सेम सिंटैक्स है। ठीक है, इसमें सीएसएस ही है वैसे। एक तरह से सीएसएस ही कहते हैं, सीएसएस सेलेक्टर जैसा करते हैं वैसे ही होता है। और मान लो जैसे ही हमें इसकी जरूरत मेरे को लगी नहीं थी कर पड़ेगी, लेकिन हमारा टेस्ट केसेस ऐसे है ना कि इसमें क्लासेस उतने यूज नहीं होते हैं, आईडीज उतने यूज नहीं होते, तो हमें ये जो लास्ट 2 है विथ एट्रीब्यूट, ठीक है, तो और नॉट सेलेक्टिंग, ये सब में थोड़ा कि विथ एट्रीब्यूट है, जब भी कोई चीज एट्रीब्यूट होती है, जैसे कि आपका HREF लेना है या कुछ भी लेना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालते हो, जैसे एरे का टाइप हो गया वैसा। तो यूएल उसका अंदर मान लो टोगल मोर लेस आइटम्स था, जैसे कि इस पे मैंने काम किया था, तो इसमें क्या है कि वो उसका जस्ट एट्रीब्यूट जो भी है वो ले लेगा। ठीक है, मतलब मान लो कि हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो भी टोगल लेस आइटम एट्रीब्यूट लगा है वो उसको ले लेगा, अगर जब भी सेलेक्टर हो उसी को सेलेक्ट करेगा जिसमें ये लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे सेट ऑफ टैग लेने हैं जिसमें स्टाइल डिस्प्ले नन ना हो। ठीक है, ये मेरे को आया था फंक्शनैलिटी अभी, तो अभी मैंने क्या कर दिया, यूएल टोगल लेस मोर आइटम, मतलब जितने भी जो भी यूएल, मतलब जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें टोगल मोर लेस आइटम्स लगे हुए हैं और जिसके एलआई यानी कि जिसके लिस्ट में एक भी ऐसा सेलेक्टर नहीं है जिसमें डिस्प्ले नन लगा हो। ठीक है, तो इन दैट केस वो क्या करेगा, वो सारे उसको ले लेगा जिसमें डिस्प्ले नन ना लगा। तो ये नॉट जो फंक्शन है ये उसको फेच कर लेगा। ठीक है, तो ये नॉट इज क्वाइट नेसेसरी, क्योंकि कई बार ये आपका एट्रीब्यूट के बेसिस पे आपको चेक करना पड़ता है, जैसे कि एंकर टैग हो गया, उसमें कोई क्लास नहीं लगा है, लेकिन मान लो उसमें आपका HREF भी नहीं लगा, तो आपको चाहिए होगा ऐसा एंकर टैग जिसपे HREF ना लगा हो, तो इन दैट केस आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी बस HTML टेस्टिंग में 2 बेसिक मैंने रखा है। तो HTML में क्या होता है, हमें कवरेज चाहिए होता है, हमें इसके हर एक हम चाहते हैं कि पार्ट चेक हो, तो HTML बेसिकली डिफरेंशिएट होता है ngIf से ज्यादातर हमारे केसेस में। ठीक है, तो ngIf जो है वो लगा होता है, मान लो 3 डिव है, ngIf लगा है एंड ngIf else लगा है। ठीक है, तो हमें हर वो पॉसिबल टेस्ट केसेस चेक करने होंगे जिसमें ये, मतलब मान लो एक में ट्रू है एक में फॉल्स हो वैसा। तो मान लो यहाँ पर जैसे कि ऑथेंटिकेशन सर्विस एक है और नीचे है इस ट्रू में एक ngIf लगा है। ठीक है, आई मीन शो में लगा था। ठीक है, शो बटन एक है, मतलब जो भी आप समझ लो कि 2 डिव है, 2 में ngIf का 2 कंडीशन है। ठीक है, तो पहला हम ये चेक करेंगे कि पहला कंडीशन ट्रू है, मतलब
ऑथ सर्विस ट्रू है तो ये रेंडर होना चाहिए, ये ट्रू है तो ये रेंडर होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि थर्ड केस आप उसको और टेस्ट केस थोड़ा और बढ़ाना हो तो आप ये भी चेक कर सकते हो, दोनों फॉल्स है तो कुछ भी रेंडर नहीं होना चाहिए। तो इन जनरल दैट्स हाउ द HTML का टेस्टिंग कवरेज NGF के कंडीशंस के बेसिस में होता है, ठीक है। अगर इफ एल्स है तो इफ में आपने एक कंडीशन चेक कर दिया और फिर उसको फॉल्स करके आपने एल्स का कंडीशन चेक कर दिया, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे बटन है जिसमें एमिट होते हैं क्लिक करने पे, या बहुत सारे ऐसे स्पैन है जिसमें क्लिक करने पे कुछ एमिट होता है। तो वैसे हमने क्या किया, बेसिक ये किया कि हमने एमिट में लगा दिया मॉक, ठीक है। स्पाई ऑन कंपोनेंट ये जो है इसमें हमने लगा दिया मॉक, ठीक है। अभी उस मॉक लगाने के बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि कॉल हुआ कि नहीं हाई के साथ। तो डायरेक्टली यही है कि बेसिकली हमने यहाँ मॉकिंग का कॉन्सेप्ट लगा दिया थोड़ा, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक इतना ही है, HTML में ज्यादा कुछ है नहीं। आपको जैसा बिहेवियर होगा बेस्ड ऑन यूजर, जैसा यूजर देखेगा मान लो उसके बेसिस पे आपको थिंक करके आगे का करना है। और मान लो उसमें मैट बटन आता है या मैट का कोई कंपोनेंट आता है तो आप हार्नेस यूज कर लोगे, नहीं तो आपका वो कल जो असिंक और मॉकिंग का कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और बस इतना ही है, दैट्स इट। और नॉर्मल टिप वगैरह के लिए हम लोग को गेट एलिमेंट गेट ईएल, हाँ नॉर्मल डिव या कुछ भी नॉर्मल जो मैट कंपोनेंट से रिलेटेड नहीं है तब आप इजीली उसको डायरेक्टली ये कर दो। हार्नेस है, और अगर आपको कोई चीजें कॉम्प्लेक्स चीजें चेक करनी होती है तो खासकर मैट कंपोनेंट में तो हार्नेस आप यूज कर सकते हो, जो कि ईज कर देता है प्रोसेस को, और उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो बने बने फंक्शन है, आप उसमें चेक कर लो कि मुझे जो टाइप का चाहिए, जैसे कि पूरा मैट स्टेपर जो है मान लो वो स्टेपर वापस रीसेट हो जाए तो डॉट इस रीसेट या इस डिफॉल्ट करके आप चेक कर सकते हो डायरेक्टली कि रीसेट हुआ कि नहीं, इंस्टेड ऑफ लाइक लॉन्ग वे। तो ऐसा कई सारे होता है, ठीक है। बाकी मुझे एक और चीज डिस्कस करना था, कल मैंने एक बताया था लॉन्ग वे ऑफ टेस्टिंग स्पाई करने के लिए, ठीक है। कि आपने एक सर्विस बना दिया, उसको मॉक कर दिया, फिर आपने उस पे कर दिया। और एक और है स्पाई ऑन। स्पाई ऑन क्या करता है, डायरेक्टली आपका वन लाइन कोड है स्पाई करने के लिए, आप ये कर सकते हो। बट इन केस अगर मान लो आपको कोई सर्विस या कोई उसका मॉक बना के आपको सर्विस का रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन की जगह कुछ चीज चेंज करनी है, ठीक है। तो वो आप वो मेथड जाता है जहां पर रिटर्न वैल्यू ज्यादातर जहां पर होता है आप वो प्रिफरेबल होता है। बट जहां कॉल थ्रू या कॉल फेक होता है तो स्पाई ऑन प्रोवाइड एन इजी वे, ठीक है। उसी तरह आप सेम कंपोनेंट का कोई फंक्शन को मॉक कर रहे हो तो स्पाई ऑन क्रिएट एन इजी वे कि आप एक लाइन में उसको कर दो। बट इफ यू वांट टू लाइक रिटर्न वैल्यू करना है और आपको कोई फेक सर्विस बनाना है, आपको सर्विस का जैसे यूज वैल्यू मैंने कहा था प्रोवाइडर और यूज क्लास या यूज वैल्यू करके आपको करना है, तो इन दैट केस that method जो कि jasmine.create spy object that is more preferable। ये ट्रिगर प्रीडिफाइंड है? ट्रिगर ओके, ट्रिगर एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो आपको क्लिक करना या कोई भी आपका इवेंट है जैसे क्लिक करना, माउस ओवर, माउस अप, ये आपका कर देता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाइक आप कहते हो कि गेट कंपोनेंट, आपने गेट ईएल डॉट क्लिक करने की जगह ट्रिगर यूज करो, ज्यादा प्रेफरेबल होता है, इनबिल्ट होता है। और ये क्या कहते हैं एडेड सपोर्टेड है मतलब मोर एक्सेप्टेड है कि आप ट्रिगर यूज करोगे रादर देन डॉट क्लिक, ठीक है। और पोस्ट लिस्टनर हो गया मतलब उसी तरीके से मैट के लिए भी काम करते हैं नॉर्मल टिप्स, नॉर्मल उनके लिए मतलब नॉर्मल एचटीएमएल के लिए, फिर मैट के लिए दोनों केस पे चलेगा? नहीं, मैट के केस में इन लोगों ने क्लिक हार्नेस में डाल दिया, एक फंक्शन है डॉट क्लिक करके आपने कर दिया अवेट जो भी मैट बटन हार्नेस आपका है डॉट क्लिक फंक्शन डायरेक्टली। तो इन दैट केस हार्नेस के लिए क्लिक अलग हो गया है, ये इन जनरल डिव का है, कोई स्पैन का है या कोई ऐसा बटन है जो मैट बटन नहीं है तो इन दैट केस आप यूज कर सकते हो। और एक और चीज है फ्लश। तो फ्लश बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी कोई मान लो आपने कुछ चेंज किया, ठीक है, ट्रिगर क्लिक किया तो क्लिक होने के बाद जो कुछ भी इवेंट होता है, मान लो कुछ आपका माइक्रो प्रोसेसर क्यू में है, कुछ सॉरी माइक्रो क्यू या ये सारे जो क्यूज सारे एम्प्टी कर देगा, और फ्लश तब तक वेट करेगा जब तक आपका ब्राउजर स्टेबल स्टेट में ना आ जाए, ठीक है। तो दैट्स हाउ फ्लश, जब भी कोई आप इवेंट क्लिक करो या कुछ ऐसा करो तो फ्लश आप उसके आगे कॉल कर दो। इट इज लाइक स्पेसिफिकली इवेंट के लिए, या आप कंपोनेंट में कुछ ऐसा वेरिएबल, या मान लो आपने कंपोनेंट में कोई बिहेवियर सब्जेक्ट है, आपने यहाँ पर
कंपोनेंट डॉट जो भी बिहेवियर सब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट कर दिया, तो फिर आप फ्लश कर दो, वेट करने का, वो बिहेवियर सब्जेक्ट कब तक एक्ट करेगा, पूरा ब्राउजर में सारी चीजें चेंज करेगा, तो उसका फ्लश का एक स्टेबल स्टेट आने तक का वेट करता है। जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो फ्लश के बाद करेंगे। यहाँ पर जैसे ट्रिगर है, आई थिंक, अच्छा शंकर इज प्रेजेंटिंग बट इट प्रेजेंट कर बेसिकली ये जो गो स्लैश कैटलिस्ट है, ये इन्होंने एक रैपर लिखा है जो आउटसाइड एंगुलर का जो एपीआई अवेलेबल है उसके ऊपर, टेस्टिंग एपीआई के ऊपर अपना लिख दिया है। उसमें बहुत सारी फंक्शंस हैं, जैसे फ्लैश है, ट्रिगर जो अभी डिस्कस हो रहा था, जो गेट हम जिससे एलिमेंट गेट करते हैं वो सब गेट एलिमेंट्स बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, वो सारे इन्होंने एक रैपर बना रखा है। ऐसे बाहर यूज नहीं होएगा क्योंकि ये अवेलेबल। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो कोई और डाउट्स है? ये जो कॉल थ्रू, कॉल फेक एंड रिटर्न वैल्यू को सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा डेमो बनाया था मैंने। तो अच्छा, जैसे ये है रियल फंक्शन, एक है, एक फेक फंक्शन है, और हम रियल पे स्पाई कर रहे हैं, स्पाई ऑन विंडो, मतलब अभी तो विंडो है क्योंकि ये रियल पे हम कॉल थ्रू कर रहे हैं। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रियल फंक्शन ही कॉल होगा और ये टेस्ट चल जाएगा, ठीक है। अब अगर सेम चीज हम फेक के साथ करते हैं, अब हमने कॉल किया, वही फंक्शन कॉल किया, बट कॉल थ्रू की जगह कॉल फेक किया, इसका मतलब है कि ये जो फेक फंक्शन जो हमने बना रखा है, रियल फंक्शन की जगह फेक फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जब हम फंक्शन कॉल करके उस पर एक्सपेक्ट करते हैं तो इसमें ये फेक से चलना चाहिए, ये तो ये चल गया। कॉल थ्रू में हम कुछ भी पास नहीं करते, जस्ट इसको कॉल थ्रू में हम उस पर स्पाई कर रहे हैं, मतलब हम मेजर कर सकते हैं कि ये फंक्शन कॉल हुआ कि नहीं कॉल हुआ, हम वो करते हैं ना कि एक्सपेक्ट दिस फंक्शन टू बी कॉल्ड विद कॉल थ्रू। जैसे हमारा फंक्शन दे दिया, वो अगर आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है तो क्या हम पास कर सकते हैं, मतलब कॉल थ्रू में क्या हम पास कर सकते हैं कोई चीज? हाँ, मतलब कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे अगर हम प्लेसिंग ऐड कर लेते तो ये फेल हो जाएगा। तो अगर हम पैरामीटर रियल अगर करें तो ये पास हो जाएगा, ठीक। तो सच जैसे वो फंक्शन है वैसे ही बिहेव करता है। जब हमने इसको फेक कॉल किया तो हम एक्सपेक्ट भी करेंगे कि फेक ही रिटर्न होगा, क्योंकि हमने इस ओरिजिनल फंक्शन कॉल ही नहीं किया, हमने अपना फंक्शन बना के रिटर्न कर दिया। तो मान लो ये HTTP रिक्वेस्ट या कुछ कर रहा है तो हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरा है कि हमने फंक्शन ही नहीं कॉल किया बट रिटर्न वैल्यू कर दिया, जो कि हमने कहा कि वही फंक्शन कॉल होगा बट रिटर्न वैल्यू हमने डायरेक्टली कर दिया, मतलब कुछ भी फंक्शन के अंदर प्रोसेसिंग नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्टली रिटर्न वैल्यू आ जाएगा। तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब रियल फंक्शन कॉल होगा तो वो वैल्यू रिटर्न एक्सपेक्ट करें। तो ये इसका डेमो। So hi everyone. So today I'm going to present on front-end testing on active and pipe on the main focus. Apart from that, I may discuss small logical fallacy that some of the people have encountered in the past presentations. So let's start with some of the basic debugging approach. So this is not much of debugging. This is the basic understanding how test cases are there. So how you can debug anything. So consider like this is the same example we might have encountered earlier, like there is some auth service. Okay, what exactly we are doing that in a div we are just checking whether via async pipe whether this auth service is accessible or not, and we are mocking this. Okay, so how exactly this work is, first it will go to describe as we have earlier discussed, then it will come to before all, but there is no before all, then before each. Then in before each, it will check that there is something that is mocked, and it will just store that all values. Okay. And then it will check, then it will go to setup module to check what provided and mocked and what else things are imported or declared, and close this before each. And then it will come to the first state. Okay. Then what exactly it will do? It will first line is bootstrap. So this means that your real component or your real TS and is going to be called. Okay. So in that, when your first like your main TS is going to call,
Okay, then it will check, it will encounter, it will go there. It will first go through the same component life cycle. It goes like in real TS. So it will first, it will be constructor, then ng on init, then after that all that continue till ng on destroy. Okay, so suppose it first it will go to constructor, then it will check there is something, there's some service is there, auth service, which of auth service type. Okay, so then it will see your like setup module whether something is mocked or not. So here I have seen that there is auth service which is mocked. Then whenever in the HTML or in a TS further, if there is something like auth service dot is accessible, then it will say that somebody has mocked it and it has a written value here. Okay, so then it will put that written value type here, and the further testing will continue. So while debugging, suppose if there is something on init or some big function is there, so if you put the debug point in the real TS instead of testing thing, it may work as expected. Like it will come to the real TS, then HTML, and then you can like, so you can put debug point in both test dot your what we say real component, and you can check if there is some fault in your test case or your real TS. Based on that, you can go ahead, like you can see. So while for testing in the browser, like you can add underscore debug in your testing. Okay, so there is something like unit test underscore debug. So it will give you one link of what we say your browser testing. So when you open the browser testing, you can go through sources, Control P, and then you can write your file name, and it will continue like that way. The same approach you put for debugging in the normal TS, same you can do in test, which will make your testing easier. Apart from that, you can also test your test file as well as your real file. Okay, so what exactly Bootstrap do? It will preserve the real final state like after that, and after that whatever things you do. Suppose if you in the next test case we have seen, it will after that before it will go to trigger. It will preserve the state like this button is rendered. Suppose this data is right now not there, so it will not render data. Then it will keep in the same place. Then there is something like we are triggering an event inside that rendered HTML, or we can say HTML DOM. So on that click, what will happen is that this data would be shown. So now the new DOM is rendered. So for that we put flush, so that till all the async task and other tasks and DOM rendering, all that happen, it will take that ample amount of time. And after that we can test whatever we needed. Okay, so do you have any confusion till now, like the testing in the last three presentation and this one? I just need to know about the flush thing. What does flush thing? Flush, okay. Suppose if you are doing some tasks which may take time, like click event. So it will first trigger, and there is lot of DOM activity there. So suppose on the click there are 5-6 activities are there. Okay. So your test file is not going to wait for till that all the event happen. It may go directly to the expecting. So many of the time you may expecting this thing, but it is not coming. Okay, basically after a big event like click or some big function rendering or something like that. So what exactly flush will do? It will wait till the all micro task queues are empty, your DOM is rendered, and everything that particular time it will take care. And as soon as it is cleared, like everything is done, it will go to next statement. So it is like a small time for your activity like DOM rendering and micro task queue empty and all the event loop that all happens for that time slot. Okay, so many of the time flush is very useful, specifically in the big events, like where the suppose here we have only one data, that is one DOM, that is data is rendered. Suppose there is a very big DOM which is take a very long time to render or something like that. Okay, but while rendering, if we check the expect, might it give an error. So for that flush is required. Anyone else? Okay. Now moving to, this may not related directly to the test, but this may help you understanding test cases better in the case of directive specifically. Okay, so this is host binding and host listening. So what exactly host binding you can think is like, suppose if there is something host binding value and then my value, this is equivalent to what we use in a DOM directly, that is value of my value. Okay, so why exactly we are using this? So suppose we have a directive which may directly not to modify a value, like we can't in directive we put value like this in the DOM directly. So we are using host binding to ease out our task. Okay, so suppose what here host binding, like this is one of the example of setting image SRC. Okay, suppose I have an implementation such that
whenever there is an ID of an image, so if RC should be set with ID and .png added. So suppose if there is something like here example, if ID is ABC, then our SRC is expected to be abc.png, something like our expected, and we are doing this via directive. So how exactly we are going to do? First, we have to add an host binding SRC like some string, like its output is string, so definitely image SRC is string type. Then we can do like modify this if there's image this dot image src, so whatever value we want we can put there, or if there is no native element is rendered, we can directly put default dot png. Okay, so like that it would be, so host binding would work. Okay, similarly if we see to host listener, it is equivalent to like on click event my click function should be called, like alias to this thing. Okay, so suppose if we want to add some sort of analytics in our application, and we want that whenever user press enter in an input box, okay, so this event should be triggered along with other event whatever is there. Okay, so how exactly we are going to add a directive? We would add analytics, then analytics service we will load, and element ref. And if there is something like host listener is listening to enter button, then we can add like if we can get the value from that input box, and we can directly put to track event whatever restore functions are there. Okay, so whenever this directive is added, like here set analytics is added to this input, whenever it is clicked, like enter button is pressed, sorry not clicked, enter button is pressed, then we can say that analytics call is fired. So basically that's how this host listening and host binding is there. So most of the directive might be using this. So this is essential, like whenever you go to directive testing, like basically. So let us check the basic approach for testing directive and pipes. Okay. So basic approach is the same, but further it may be elaborated like both of this. So initially, suppose how exactly we are going to test with the pipe directive. So what exactly we do, we would create a dummy component. Like suppose if we have a dummy component, we would create our own. Okay, so this is some test component. We are going to add our own. So if we want to modify multiple time input, so we can just put at the rate input ABC. If we can want to test with our own something later on, we can directly put like input A equals to ABC. Okay, then this dummy component first is create this dummy component. Okay, and inside the template we are going to use whatever we. So here there is something update internal link pipe. So we are going to check this update internal link pipe. Okay, so directly you can put it inside, like now inner HTML anywhere you can put inside this template thing. Okay, now second thing is setup module. Inside setup module we will declare this dummy component first of all, or if there is directive, in case here we have used a pipe, but in case if there is some directive, we can going to declare inside the declaration section. Okay, then inside the provider there would be a pipe, whatever pipe we are using, it will be inside that provider section. Okay, then we are going to bootstrap this dummy component, and we are going to test whether this expected element is there or not. So suppose if there is something like ABC is the input, and we are expecting this to be output from that pipe, so whether it is there or not. Okay, but we have seen the similar approach somewhere else. Like if we see bootstrap template, it is of same type. So suppose here directly what we will do, declaration we will put directive, provider we will provide, and bootstrap template we are going to put that template string which we have used here. Okay, this thing would be inside bootstrap template, and rest all thing will come to. So what exactly the same thing that bootstrap template has, what it has reduced is that effort of writing one more dummy component, and we can test accordingly, like for directive and pipe whatever it is there. So this approach, like using bootstrap template, we can test our pipe and directive very easily. Okay, so let's see example of a directive and and we can conclude further how exactly we are going to test both of this. Okay, so firstly it is directive. So this directive would be almost same as what Akshit has wrote. So it's basically firstly what we will do, we will set an inner HTML, like it will, whenever in a DOM there is something inner HTML, it will directly render it. Okay, and the main code is that if there is something
thing like inner HTML, some search text is there, then we are going to put the default inner HTML. Otherwise, we are going to replace it with an class, with an ABC class of type mark or span, whatever it is there. Okay. So now what we are going to, how we are going to test this is, firstly, we will declare this inside our highlight search text, the declare section of the setup module. And then we are directly doing bootstrap template to check whether this highlight will work or not, and this class is work or not, and this highlighting thing will work or not. And we are checking whether the class list is having that ABC class or not, which we have rendered via directive. This ABC class is there or not whenever it is replacing. And apart from that, there are two conditions if you check. There is one if condition where it is written, and there is not an if condition, like else condition you can say. So that both condition need to be checked, which I guess put that entire coverage thing, like cover the entire directive. Okay, while testing. Now coming to the pipe testing. So pipe testing, suppose here what exactly it will do. This is one simple pipe. Okay, so the main approach of the pipe here is there would be something name of the PDF would come in your what we say from your backend. You say, okay, name of the PDF will come, and we are going to add that download link. Okay, so basically what is there? The name of the PDF will come, and we are just adding one inner HTML or some sort of HTML via pipe. Okay, so firstly, there are two approaches. Like one we have already discussed, that is bootstrap template. So what exactly it will do? You will bootstrap it, add this update link pipe here in HTML, and you are going to just check whether this anchor tag href will contain this thing or not. Okay, so first get EL, then get attribute. Our attribute href, and that href, we are going to check whether this PDF link is as expected or not. Okay. Apart from that, the second approach is that you will. Can you go back a little? Yeah. So content we are passing in transform, right? This is an argument, right? Yeah, content is an argument. That is string. That is our whatever PDF name is coming from the backend. You can say it will go here or. Okay, so in the next slide we are not adding it. In this. Okay, here Pipe in the has no- HTML, we have used this one. Like, but the pipe should have some argument, right? Because how are you getting this yeah. Pipe will ABC.pdf? have an argument. Content. Okay, I guess this one would be the argument, correct? Like the first, this A will be the argument. A will be the argument. Okay, A itself will be the argument. Yeah. Okay, further arguments have to be specified. Have to be added via pipe. Okay, right. So first argument that this one will be there. Then one approach is using the bootstrap template, which we have already looked upon. Directive also we have the same logic. Okay, but here many of the time we have like suppose we are using a pipe for converting to a camel case instead of like the approach like we are adding one more attribute like one anchor tag with href. We just want to have our text to be a camel case. Okay, so instead of writing this entire thing just for a camel case, it would be very clumsy. So suppose there is some very big pipe, it is doing very big execution which have many things to be mocked. In that case, whatever issue would be like this entire thing bootstrapping thing, and there are many mocking thing, it may get some error. So one of the simple approaches which used here in Google as well as outside is using the get. Okay, so first up, this approach is more appropriable when there is DOM changes. So if there is some anchor tag or new tag is added or tag is modified in that case. But if some text is only rendered and text is only modified, or some text changes or some string changes or number changes like that, primitive is there, non-DOM changes, we can say we can directly get the pipe. Okay. And we can just transform ABC, like we can just check whether this transform function is working as expected or not. This is the same approach we use in the services also. And here we will get this our pipe, and we will transform ABC, like whatever transform you want to check, and you just 2b or 2 equal this thing, like your expected output from the transform function. So this is like another approach and most used approach for non-DOM changes.
and I guess both the approaches might be clear to you. Like this one is same as the service, and we are testing one function, and previous one is bootstrapping and checking the implementation of pipe or directive. Okay, so I guess that's it for today. Thank you. If you have any further doubt, you can ask. So today is the final level of PPT. So here, basically, the topic I am cover is basically of coverage, some of the basic functionalities which we have not covered much, like and some advanced component testing, which is the mixture of all the things we have covered so far. Okay, apart from that, some of the debug practices and some sort of error which we repeatedly occur, and we are failed to understand what exactly that error is and why does it occur. So let's go into some of the coverage. So like HTML coverage, we have already discussed. Like suppose if there is multiple ng if condition or ng switch conditions. Okay, so each and every line of that should be accessible. Like suppose we have here ng if this or condition is there, so firstly we have to make this condition true. If not, there is something like if else, this is if else thing is there, so we have to put not authorized thing. So if this condition is true, we have to test for the condition inside, else we will check for not authorized. So not authorized have some div classes which is not authorized. So basically how test case would be like, if auth service is there, then this div should render, that inside div should render, else outside div should render. But inside we have one more condition, that is data. Okay, data is by default it is false, so this will not render if we have not given any particular data case. Okay, but in case we have given that data, so we will check for this both if else condition. So the test, there would be like three major test case, correct? So if auth service is there and data is there, then this hello world should render. Okay, second one would be if auth service is there and this data is not there by default or by any case. If there's so this no data class, welcome to the world no data, this thing should render. And third case would be like if is accessible is not like false, then this not authorized should render. So these are three major test cases. Like almost all the things inside this HTML get covered by these three conditions. Okay, so basically this if ng4 and this structure directory what we have here, so basically this determine how much we can like cover the test case. So in coverage means all the lines should get covered or executed at least once. Okay, so here by this we can gain more coverage. Okay, second thing is same thing goes for TS. So what in TS, basically this line inside the export, okay, everything should get covered or executed at least once. So this how you can do here is basically forget about HTML part. So here we have get content. Okay, so the get content function. So there is if condition. If this if condition is if this dot data is true, then get content class is called. Else it will return not found. Okay. So similarly here by default data is false and name is empty. Okay. So by if data is false, okay. So then not found should return. So this we can directly test. This get content should like here the class would be not found. Okay. So if in that case name is there and data is true, okay, so if data is true and name is like some name is there, so the name, the trimmed version of the name should be getting in the class, as there should be no name. So so what does in TS actual coverage means? The number of assignments, if you see number of assignments like here equals to this should get executed, and number of conditions like here if this dot data or else condition, this all should get executed at least once. So coverage is like all the assignment and all the conditions should get executed at least once, and each one should return the value, or we can add a test case that this should expect this value or not. So basically coverage means all the parts should of the TS inside the class from here this bracket to this bracket, and all the HTML like all the lines of HTML should get executed at least once, so you will get the full coverage. Okay, so one more thing I would like to add, like suppose iterate input data equals to false is there. Okay, and every time while bootstrapping you are assigning some value true or false or anything, so this will never get executed because it's always get one input data over here from that your bootstrap thing.
Okay, so in that case, what you will do exactly is that you will one test case you will wherever false is there, you will not going to pass any data. So in that case, this assignment operation will get executed. And once this assignment is there, this coverage will be full. So if you want to make there is many times this input assignment you see coverage is not there. So what you are exactly going to do, you're not, if there is some default value like here equals to false, so you're not going to pass false once again. You will pass you will not pass anything. The data automatically will take value false. So what it will do, it will automatically cover this line. Okay, so that's much for coverage. Okay, and one more thing is overwriting provider. So this one is the issue which we have recently faced. And what exactly it says is, suppose if you have provided something like some environment is there, okay, this variable environment is there, and you are just first time putting this value as production or prod or anything, okay, and now suppose the issue what exactly is there, you have 50 test cases, 49 are using this prod, okay, and you are okay like 49, but one test case you need this dev environment. So what exactly you are going to do is you will import this test bed, okay, from Angular code testing. And what you do, test case dot override provider, then your provide whatever value you have provided, that value you will put, and use value is whatever use value you want to give, you will directly provide there. Okay, so this provide thing will come as the first parameter, and use value whatever you want to modify, that will come. So it will override your super provider for that one particular test case. But what if you have 25 or 26 like that for production and 25 for dev? So in that case, you can write another describe which would say that if this is production, then setup provider, then provide, and you will write another describe in which it will be named dev. So this is useful when you have only one or two test case which we need to check for dev. But if you have multiple test case of dev, multiple for prod, then it will be preferable to write another describe, and the terminology here like Unibroad operation menu with the production environment, like that you have to initialize the name. Okay, so that's it for override provider. So what exactly is advanced component testing? So this include pipe, directive, and all that we have learned earlier, but in the component, not individually one of them. So suppose here we have one component which is having a mat input with set analytics directive added to it. Okay, after that we have a span class which would take the data and use that this update pipe to check for a span. Okay, so how we are going to test this? So the concept is very simple, and as we have learned earlier, that same thing is there. Okay, so firstly, what we are going to do, we will add update pipe in the provider thing. So we have already seen the update pipe is basically a pipe which act like same like a service. So we are going to add it in the provider. Okay, second thing would be like we will add this thing, what we say, add analytics to our declaration. Okay, so this directive will be in the declaration. Then next thing would be we will going to mock this analytic event. So this service is inside this directive. Okay, so in case if anything is inside the directive, this any service is there inside directive or inside a pipe, what we are going to do, we are going to mock in this component. Okay, because this component is using them. So directly we can mock this analytics or track event, and we are going to mock if there is some any other service, say authorization services here in the pipe. So we are going to mock them inside our component test case. Okay, so we will mock them, and if it trigger enter, then it should get called, like how we are going to test it like in earlier case. Okay, then how we are going to test pipe, we will just using the get TL to check the pipe functionality, and if we want to test any other thing inside this, then we are going to use mat harness. Okay, so this is like basic component testing, and what we have covered so far is just an add through to that. Like suppose if some directive is there, and if we are adding that inside our component, then only thing we are going to declare that directive, and if it is doing some functionality, we can check that inside a component only. Same thing goes to a pipe. Like if it is, this one is like it is adding underscore test debug. So if there is data is there, what we are going to do, we will inject some sort of data input. Okay, and if this data input, we will check whether this underscore test debug is added or not. So same way like previous
component testing. So previously we have seen the mocking, we have seen harness, and we have seen the simple component like get EL testing and all. So okay, so this entirely covers our component testing. There is some cases like we have already seen session storage or some sort of like session storage, local storage, anything which we can implement any functionality. We are going to use call fake. And if something like we want to execute, like we want to open a dialog in the test case, so we will call through. And if there is something we just want to return a value, we will use return value. So these three are going to work, like very much we are going to work on that, but mostly it would be return value, and very rarely we are going to use call fake or call through. Okay, so there are some other thing which we have not seen so far is tick. Okay, so suppose if you are using set timeout, okay, and set timeout limit is 500 millisecond you have added. Okay, and after 500 milliseconds, some functionality is going to happen in the, suppose in the browser. So what you can do, you can add this tick for 500 milliseconds. So what exactly it will do? It will wait for 500 milliseconds till your execution is complete, and then it will check for your whatever you have expected via set timeout. So this is the way to check the set timeout. We are not much into set timeout because we are using reactive framework, mostly RSJS and that thing. But in case in a future sets, if you are using set timeout, you can look for tick. It is very helpful. Okay, so apart from that, there is like we have already seen get EL and has ELs. Okay, so firstly has EL, if something element DOM is present or not, it will check that and return true or false. Get EL will get the first element it encounter and it will return that. And get ELs will see entire DOM structure, your entire document, and it will get to know get all the possible combination which you have checked for. If you have searched for class name like update class, okay, so it will check for all the update class in the entire document. It will get all the particular sort of element. So this one is get EL is same like document.query selector or get element by ID or something like that. Get ELS is get query selector all. Okay, so many times if you see get EL, you will get an error, document.query selector is not defined. So that means that DOM might not have been present. So you have to check via has EL instead of get EL in that particular case if it is not rendered. Okay. Apart from that, there is one more thing which is debug element, which is not the native element. So what exactly these three get EL, get ELS will return is the DOM structure, your particular DOM. Whether that DOM is there or not, that span is there or not, that div is there or not, like that. Debug element, apart from that native element, it will return many other things like your component instance. Apart from that, it can give classes, attributes, and many other things which you can test via debug EL. So basically, this is debug EL we mostly use to get a component instance of something. Suppose you have written Bootstrap template, but you want to get a component instance and check whether something is there or not. So debug element is of yours. So it is same like get EL. We have get debug EL. Get ELS, we have get debug ELS, and has EL, we have get has debug EL. So this is sometimes used in Bootstrap thing, like Bootstrap template thing, to get the instance of component. But if we use Bootstrap directly, we get directly the instance of component most of the time. But inside Bootstrap template, to get the component instance, we use get debug EL, and then we pass our selector, and then we get a component dot component instance. That's the way to work through it. Okay. Apart from that, I have listed some of the common errors which we go through. Like suppose if there is element not found, so this means that your selector is a mistake. So here I use glue S button. So this S is like sometimes mistakenly I have done. So you can check that. Apart from that, null injector error, which is the most common error, which say that your import provider declaration is missing something. Okay, you need to add something else. So here authorization service is something I need to add here. Okay, either as a mock or directly as a provider, you can do see like how you want to do. But yeah, apart from that, there is like we cannot suppose a dot len, a is an array and you have path undefined. So this length would not be defined. So like that, you somewhere in the component you are
setting an environment, but it is not making the component work as expected. So either you may have to check see the environment condition, or you have to see this get EL implementation, whether some like query is there or not. I have already said that if query selector and query selector are error, you might get in get EL. This means the component is non-rendering. So it's not rendering, so you have to work accordingly. Apart from that, some of the other common error, that build error we commonly get. This means the build is not built. And anything else I want to discuss was, this one is also very common. Calling bootstrap template after get. So, or bootstrap after get. So what exactly is that? You have not imported describe it, or bootstrap, or x describe, p describe, anything like that. You have not imported via good source channel. So this type of error you will get at that time. Okay. Apart from that, use Noop animation module and use providers at if you get this error, this module is declared, please add pipe directive component annotation. So what exactly is that? It is saying that you have provided like imports in the section of declaration, or declaration in section of provider, or something like that. You are getting, it is getting some sort of thing like what it is expecting, but it is not getting as the correct source. Like instead of module, you have added in the componenting, so it will throw like this error. Okay. So apart from that, I would just finish it with some good practices. So mock all async calls, otherwise it will say that this is not provided and this service is not working. Then you may also get null injector error. So what exactly it say that you are adding a async call and that service is dependent on some other service. Okay, so you will get null injected that that service is dependent on that service that is not defined. Okay, so instead of that mock call async call, it is the best thing you can got. Mock injection token in case if injected via, like if you use @inject something, like @inject environment as an injection token. Okay, so in that case you can mock that directly injection token and you can write as value as expected. Okay. Apart from that, try to use UI based testing more than that I have covered in the first PPT. Apart from that, if there is some source of common code, okay, it is there in entire bootstrap thing at the beginning, so you can move that on before it if it is common. Okay, if everything has the same input, then you can move that bootstrap thing into the before each. It is like a good practice. Apart from that, do check for provider, super provider, like all the things are imported in the correct place or not. Okay, debug it like same way you are testing the component, debug the test case to if you are not getting expected value from that component. Okay, write dummy input for the service to provide via service. Like sometimes what we do, we write the dummy input, but we are not matching the type, which is like suppose it's observable, try to add off before it and put the entire thing. If it is not, try to make it the same return type, which is like suppose it's array of category summary. So we need to mock that in the way the category summary is defined, like all the 5 structure or something of same key value should be there. Okay, same make observable using off in RSJS in case if it is required. Okay, so the important things are like you have to club the test case if the functionality is redundant or overlapping. So if we have same like we have a function say run, okay, inside that run we have one more function mat.dialog.open. So if suppose mat.dialog.open is there, so directly mock the mat.dialog.open and check whether it is called, rather than mocking the run function and then again checking if mat.dialog is also, that is called redundant, like overlapping test case. So you are checking first the function is calling or not, then you are checking inside that function it's calling or not. So it is better that you club both of them and just check whether that function is working as expected or not. Okay, and same way redundant is like you are just checking the same thing multiple times. Okay, if you are checking same piece of code for the same thing 2 times. Okay, like you have 2 buttons. On the first button you are clicking and you're checking that mat.dialog should open. Then again you are checking on the second button, which is of same fashion, and checking that again that function is called and that dialog is open or not. If both are of calling to the same function,
then it is useless to write the test case again and again for the same function if you're calling. Okay. Apart from that, it is just an advice that use it dot only or describe dot only, because this x describe, p describe, or x p this will give this error, and you may need to change multiple times this thing like what you are importing. So it is like here this error calling bootstrap after get. So this may occur whenever if you're using x describe and you're not importing it like at the same time. Okay, so it is best that it is already imported, use dot only and just use it. Okay, so that's it for testing. If you have any doubt you can ask it. So इतने ही है आज के लिए.